आप सभी को नमस्कार। मित्रों, इन दिनों हम लोग जनसुलभ पुस्तकालय कहन कोश की ओर से अ, जाने माने कवि भागवत रावत जी को याद कर रहे हैं और आज की यह कड़ी बेहद खास है क्योंकि इसमें उनकी पांचवी संतान संवेदना जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। संवेदना रावत जी। और मित्रों, संवेदना जी का जन्म 22 नवंबर 1974 को मैसूर, कर्नाटक में हुआ। हम जानते हैं कि अपने अध्यापकीय जीवन में भागवत रावत जी मैसूर में भी रहे हैं। संवेदना जी साथियों अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर हैं और हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं की पत्रकार रही हैं। कहानियों में रुचि रखती हैं और स्टोरी टेलर के रूप में भी इन्होंने अपनी खास जगह हासिल की है। इनकी कविताओं का एक संकलन आया था, लड़कियां जो फूल होती हैं। इसे बागेश्वरी सम्मान से भी सम्मानित किया गया। मित्रों, संवेदना जी काफी शुरुआत से बचपन से ही लिखना आरंभ कर देती हैं। हालांकि इनका संग्रह लड़कियां जो पुल होती हैं काफी बाद में आया, जब वे खुद मां बन जाती हैं। ये ऐसी पुत्री हैं जो कि पांचवी संतान हैं, सबसे छोटी, तो लाडली तो रही ही, सिर चढ़ी भी रही। ये भागवत रावत जी को अगर कोई मोटू कह सकता है तो वो संवेदना ही है, जो उन्हें मजाक में कहिए या उन्हें उनका वजन कम करने के उद्देश्य से जो एक संतान का मन होता है, वह कहिए, जो भी कहिए, तो मोटू मोटू कह करके भी संवेदना जी उन्हें संबोधित करती रही। और जब संवेदना रावत 4 वर्ष की थी तो कुछ ऐसी बातें हुई और हम देखते हैं हमारे घरों में कई बच्चे कैसे अपने ढंग से कुछ अनूठा कह जाते हैं, कुछ अलग सी बात कह जाते हैं। मेरे भी घर में एक लड़का है, उसने एक बार कहा अपने स्नानागार में नहाते हुए बाथरूम में कि देखो देखो मम्मी, साबुन अपने घर जा रहा है। क्योंकि वह उसकी माँ उसको साबुन से नहला रही थी, तो जो साबुन का फेन होता है वह बाथरूम की जाली से एक जगह एकत्रित हो रहा था। तो उस लड़के ने कहा, देखो देखो माँ, साबुन अपने घर जा रहा। तो ऐसी कई बातें बच्चे करते हैं और उसमें कोई भी लेखक, इसमें मैंने कुछ लिखा भी है इस वाक्य पर, कोई भी लेखक अपने ढंग से उसको दर्ज करता है। अगर वह उस समय दर्ज न करे तो कितनी प्यारी बात लोगों के बीच आने से रह जाए। बड़े लेखक इस चीज को समझते हैं। कल अरविंद त्रिपाठी जी भी यह बात कह रहे थे कि जो मार्मिक स्थलों की पहचान है वो कवि को होनी चाहिए, या ऐसे ही जो जीवन में रागात्मक पल हैं जिनमें बच्चों का आश्चर्य सबसे बड़ा सौंदर्य किसी में है, तो जब बच्चे विस्फारित होकर कुछ कहें, कुछ देखें, दुनिया को आश्चर्य से देखें, हर अनुभव को अपने तरीके से जांचें, पहचानें, तो कितना मजा आता है। तो खैर, यह छोटी सी भूमिका हमने इसलिए रखी कि इसके पीछे यह जो कविता है भागवत रावत जी की, उसको सुनाई जाए, क्योंकि यह कविता हमारे आज के वक्ता संवेदना रावत जी के ऊपर ही लिखी गई है, जब वे 4 वर्ष की थी। कविता का शीर्षक है बिटिया। भागवत रावत। लगभग 4 वर्ष की बिटिया ने मां से हाथ फैलाते हुए कहा, लगभग
4 बरस की बिटिया ने माँ से हाथ फैलाते हुए कहा, दीदी की किताब में इतना बड़ा समुद्र है। दीदी की किताब में इतना बड़ा समुद्र है। माँ ने आश्चर्य माँ ने आश्चर्य जताते हुए कहा, अच्छा। हाँ, हाँ, बिटिया ने कहा, देखो, मैंने उसमें उँगली डाली तो भीग गई। देखो, मैंने उसमें उँगली डाली तो भीग गई। कितनी प्यारी कविता है। और जब भी संवेदना जी अपने पिता भगवत जी को या अपनी माँ चंद्रकांता जी को याद करती हैं, तो उनके पास इतना कुछ कहने को है कि जैसे अ, पूरा उनका उनके हृदय के भीतर जो तरलता उभर कर आती है, वो हम तक पहुंचती है। वहां भी वो भींगती हैं। वहां उंगलियां नहीं, पूरी की पूरी संवेदना भींग जाती है। संवेदना की संवेदना इस तरह भींगती है कि सुनने वालों को भी भींगो जाती है। तो आज हम उन्हें ही सुनेंगे और यह समझिए कि 4 वर्ष की वह लड़की आज कमोबेश 50 के लपेटे में है। तो लेकिन आज हम 50 वर्ष की संवेदना को पुनः उसी बचपन में ले जाएंगे, बिल्कुल शुरुआत के दिनों में, जहां से उनसे संस्मरण सुनेंगे, जहां उनके लिखे को उनके पिता संभाल कर सहेज कर रखते रहे, घर की दीवारों पर, जहां हर जगह व्हाइट वॉश हो रहे हैं समय पर, लेकिन संवेदना जी की लिखी हुई वे चीजें, बचपन की वे इबारतें सुरक्षित रहे। लेखक इसका भी ध्यान रखता है। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। धन्यवाद अर्पण जी। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मौका मिला कि अपनी जो इतने प्यारे संस्मरण हैं मेरे पिता के साथ, उन्हें मैं आप सब से साझा कर सकूं। आपने और जी, 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 प्लीज जी, जी। जी। तो ये आपने जो कविता सुनाई है, ज़ाहिर है जो मुझे बताया गया मेरे बड़े भाई-बहनों ने, या मुझे घर में मालूम पड़ा कि शायद मैंने ही ये कहा था, तो मुझे तो इतना याद नहीं है, लेकिन इतने अच्छे से, इतनी खूबसूरत कविता के रूप में ये दर्ज हुआ और पिता ने इसे लिखा, तो ऐसे तो तमाम यादें हैं। और आपने जिस बात से शुरुआत की कि जब मैं उनको बोलती थी "अबे मोटू तू आ गया" तो वो मेरी बहुत ही छोटी उम्र थी शायद, और मुझे याद नहीं है। और शायद वाह! मैं ढाई 3 साल की थी, पर मैं बोलती बहुत ज़्यादा थी शुरू से। तो पापा का इंतज़ार बहुत ज़्यादा करती रहती थी, और ज़ाहिर है पापा जब कॉलेज से आ जाते थे, उसके बाद भी पापा किसी कविता पाठ में या कहीं न कहीं होते ही थे। तो मैं बाकायदा उनका इंतज़ार करती रहती थी। मैं क्या, मेरे ख़्याल से हम सभी भाई-बहन, हमारे घर का वही रूटीन था, उसी तरह से चीज़ें थी। हमारे पिता भले ही कितने भी बिज़ी हों, कुछ हो, हमें पता होता था कि हमारे पापा जब तक नहीं आएँगे हम लोग कोई सोते नहीं थे। और हर बार घर लौटने पर उनके पास कोई ना कोई, जैसे बोलते हैं ना, एक नायाब चीज़, नायाब बात होती थी हमसे करने के लिए, हमसे साझा करने के लिए। वो अपने बच्चों से सिर्फ़ ऐसे नहीं कि ऐसे जैसे एक फ़ॉर्मेलिटी में, औपचारिकता में बात करते हैं कि यार इधर आओ, क्या हुआ आज स्कूल में, ऐसा नहीं। मतलब वो आते थे और हम सब के सब उनके आस-पास ही होते थे। उनमें ऐसी कुछ बात ही थी। और वो कभी भी, ख़ैर मेज़ तो उनकी कभी रही ही नहीं, मेज़ पे बैठ के लिखने वालों में से वो थे ही नहीं। तो वो घर के बीचों-बीच जो डाइनिंग हॉल होता है या जो कुछ भी, हमारे यहाँ तो डाइनिंग टेबल भी बहुत बाद में आई है। तो वो जो घर का बीच वाला हिस्सा है, या जहाँ पे भी, तो अपनी केन की कुर्सी पे बैठ के या कहीं पे, लेकिन वो ये तय है कि जैसे घर एक रंगमंच की तरह से लगता था, और वो बीच में खड़े होके सबसे बात करते थे, और वहाँ मम्मी को आवाज़ देके कि सुनो चंदा, पहले मेरी बात सुनो। तो ये हुआ और वो हुआ। और ये बहुत अच्छी बात है कि उन सारी बातों में जो मेरी स्मृतियों में है,
उसमें हर बार कोई ना कोई किसी बड़े साहित्यकार की कोई बात होती थी, जिसको हम बोलते हैं ना एनेक्डोटल मेमोरीज़ जिसको बोलते हैं। तो अच्छी-अच्छी चीज़ें होती थी, कभी कोई संगीतकार आया है तो उसने ये वाली तान वहाँ कैसे बजाई और बस उसमें तो मज़ा ही आ गया। और वो इतने खुलूस के साथ उसको अपने बच्चों से शेयर करते थे, अपनी पत्नी से अपने घर में कि अब तो आप जैसे लाइव देखते हो ना, जैसे आप वही वाली बात है, हम आज की तारीख में वीडियो रिकॉर्ड करके अपने बच्चों के लिए घर ले जाएँ, तो वो अपने हृदय में, अपने मन में वो चीज़ें घर लाते थे और हर बार उनके पास कुछ ना कुछ होता था। तो शायद सर चढ़ापन क्या पता, हम मैं तो खैर थी ही सर चढ़ी, लेकिन हाँ, जैसे-जैसे हम बड़े हुए तो हमारे घर में अनुशासन भी उतना ही था, जो कि कभी उनके स्वभाव में अनुशासन नहीं था। वे कभी भी बच्चों से तो ख़ैर सवाल ही नहीं है कि कुछ ज़ोर से बोले या कुछ है, लेकिन अपने आप ही एक घर के माहौल में इस तरह से चीज़ें थी कि कोई गलत बात, कोई लूज़ टॉक, कोई किसी के बारे में ख़ास करके जिसको हम कैरेक्टर असैसिनेशन बोलते हैं ना, किसी के बारे में बात करना है कुछ, मस्ती की बात हो सकती है कि उसके बाद वो एंटरटेन नहीं करते थे, ये बात बिल्कुल तय है। तो हम उस माहौल में बड़े हुए तो हमको वो लाइन हमेशा ही पता थी, जिसको मेरे ख़्याल से हमें मम्मी-पापा को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पापा-मम्मी दोनों ही जितना हम बच्चों ने जाना, दोनों अपने-अपने तरीके से अल्फ़ा अचीवर्स थे। दोनों अपने अपनी चीज़ों में बहुत मेहनती थे, बहुत ज़्यादा। और वो चीज़ उनके जीवन में, उनके आस-पास, उनके घर में दिखती थी। जिस तरीके से हर काम होता था, छोटे से छोटा त्योहार हो, घर की सफाई होनी हो, कोई साहित्यकार आ रहा है, उसके लिए खाना बनना हो, कुछ हो, तो वो हर चीज़ शॉर्टकट से होती मैंने कभी नहीं देखी। तो बाकायदा सब्ज़ी लेने जाते थे तो हर कोई उनके साथ हाट गया है, मेरा भी एक समय था जब मुझे ले जाते थे, तो हमने उनके साथ सब्ज़ी खरीदना सीखा है, सब्ज़ी वाले से बात करना, ये सब ये देखा है, तो इसलिए तमाम संस्मरण मेरे ज़हन में हैं, इतने हैं और छोटी होने के कारण तो हैं शायद, और मेरी स्मृति भी अच्छी है उस लिहाज से, तो बातें तो बहुत सी हैं मेरे पास करने के लिए। और उस लिहाज से मैं अब जब पापा की कविताओं की तरफ लौटती हूँ, जब मैं खुद 50 की दहलीज़ पर हूँ, और ज़ाहिर है हर उम्र में हमारी एक अलग तरह की हमें परिपक्वता महसूस होती है। लेकिन आज जब मैं खड़े होकर के इस जगह पर, और उनकी कविताओं को तो हम खैर बार-बार पढ़ते हैं, तो मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि उनकी कविताओं में सब कुछ है। और बहुत खुशी होती है कि जो अब हम उसमें दर्ज देख रहे हैं कविताओं में, वो जब हम फिर स्मृतियों में जाते हैं तो मुझे एहसास होता है कि वो उसको जी किस तरह से रहे थे, तो वो इतने अच्छे से उनके बच्चों के अलावा और कोई नहीं जानता। तो वो एक तरीके से जिसको बोलते हैं ना, दोबारा से किसी चीज़ में विश्वास पैदा होता है, एक रीइन्फोर्समेंट है कि उनकी कथनी करनी में कभी कोई फ़र्क नहीं रहा। किस तरह से उन्होंने जो लिखा वो तो कुछ भी नहीं है, जो उन्होंने जिया, और जिस प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने जीवन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ की। तो वो एक बहुत ही अ, आत्मा को भर देने वाला एहसास है, जो बहुत हमको हमें पूर्ण करता है। और मुझे ही क्यों, मुझे लगता है कि उनके तो विद्यार्थी भी यही बात कहते थे, आज भी कहते हैं, कहीं से भी अगर बात करते हैं, मिलते हैं, तो उनके अंदर वो बात थी। और इसीलिए हमने ये जो इस बार जो मैं हम लोग जो एक खुलूस है उनका कविताओं के दोस्तानेपन का जो खुलूस है, वो सिर्फ़ मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि वो दोस्तानापन कविताओं में तो था ही, कविताओं में था इसलिए कि उनके जीवन के प्रति जो राग थी, जो अनुराग था, उसमें वो दोस्तानापन था, उनके जीवन की हर चीज़ में था। तो इसीलिए जब वो भले ही किसी बेहद मार्मिक चीज़ की बात करते हैं, किसी घटना की, चाहे वो हमें ऐसा लगता है कि कितना दुःख भरा हुआ है इस कविता में, या बहुत मार्मिक है कोई चीज़, बहुत गहरी, ज़ाहिर है गहरी तभी होगी जब तक आपका एक दोस्ताना मिज़ाज चीज़ों से, आपके आस-पास के वातावरण से, आपकी आस-पास के लोगों से, अपने रिश्तों से, छोटी चीज़ों से नहीं होगा, तब तक वो खुलूस, वो चीज़, वो ईमानदारी जब तक नहीं होगी, तो वो कविता में भी पैदा नहीं हो सकती। तो ये तमाम संस्मरण जो हैं, जो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन ये बार-बार याद दिलाते हैं कि
किस तरह से वो उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया और अपनी बेटियों को ख़ास करके उस ज़माने में भी काफ़ी कुछ उनको सुनाया जाता था कि 4 बेटियाँ हैं और ये वो हमने खुद ने सुना, पर वो अपने बेटियों के जीवन पे किसी को हाथ नहीं रखने देते थे। ये हमने बाकायदा देखा और मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात का कि मैंने इतने अच्छे पिता की पुत्री के रूप में जन्म लिया। तो उस लिहाज से भी मुझे लगता है कि स्मृतियाँ तो बहुत है मेरे पास और शायद इसीलिए मैं स्टोरी टेलर भी हूँ बाद में बनी, क्योंकि किस्सों की शुरुआत तो वहीं से हो गई थी। जी। और कई बार हम देखते हैं गृहस्थी में कई रंग होते हैं जी। और आपने यह चर्चा की कि किस तरह आपकी माँ चंद्रकांता जी, जिन्हें भगवत जी स्नेहवश चंदा कहा करते थे, और भगवत जी स्वयं, भगवत रावत जी स्वयं, दोनों अलग अलग स्वभाव के लोग थे। दोनों अपने आप में अक्खड़, मौलिक, और दोनों अपनी बात पुरजोर तरीके से कहने वाले, जी। लेकिन दोनों के बीच समन्वय भी बड़ा अनूठा था। तो जी। इसे भी कुछ घटनाओं के माध्यम से बतलाएं। घर जी। गृहस्थी के ऐसे कई उदाहरणों से भी हम अपने एक लेखक जी। को समझ पाते हैं। जी। जी। जी हाँ, ऐसे तो तमाम चीज़ें हैं और वो हमारी माँ जो थी वो एकदम धार्मिक किस्म धर्म मतलब बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करने वाली महिला थीं और बाकायदा उसको घर में प्रैक्टिस भी करती थीं। हर त्योहार, हर तीज त्योहार, हर तरह का व्रत, सारी चीज़ें मैंने आज तक नहीं देखा जो मम्मी ने छोड़ा हो। तो वो बाकायदा और अपनी वो चीज़ उनकी प्रायोरिटी में होता था। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे पापा को कभी कविताएँ लिखे बिना सोते नहीं देखा, चाहे रात के 12 बजे भी आए हों, 1 बजे आए हों और उसी तरह से माँ को कोई भी चीज़ के लिए चूकते हुए नहीं देखा, चाहे वो सोमवती अमावस हो, बड़ अमावस हो, आंवला नवमी हो, संतावन सप्तमी हो, हरछठ हो, वो बाकायदा मतलब दोनों नवदुर्गा हो, तिलकुटा गणेश हो, गणपति हो, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, बाकायदा वो उसी तरीके से ही निभाती थी चीज़ों को। तो पापा को लेकिन मैंने कभी भी उन्हें किसी चीज़ के लिए वो तो पूजा पाठ करते ही नहीं थे, विश्वास उस तरह से नहीं करते थे। लेकिन कभी भी उनको रोकना तो बहुत दूर की बात है। तो पापा हमेशा किसी से भी पहले मतलब ये एक बहुत खूबसूरत बात थी जो मुझे लगता है आजकल की भी मैं दंपतियों में देखती नहीं हूँ, कि उनको पता था कि ये रोल उनका है कि उनको मम्मी के भगवान के लिए सामान लाना है। उनको अगर जन्माष्टमी है और लड्डू गोपाल जी को दही में स्नान करना है, तो वो दही हमारे यहाँ ख़ास एक जगह से ही आता था जवाहर चौक में और वो हमारे पिता ही लाएँगे और वो सुबह ही आएगा। वो एक रात पहले नहीं आके फ्रिज में रखा जाएगा क्योंकि मम्मी उसको फिर इस्तेमाल नहीं करती थी। और सुबह ही जाएँगे वो और लेकर के आएँगे। तो ऐसी बहुत स्मृतियाँ हैं जैसे एक है जन्माष्टमी को लेकर के है जब हम लोग थोड़े बड़े होने लगे तो मैं लूना चलाती थी। तो घर में ज़ाहिर है हम देखते हैं मम्मी-पापा अपना काम है सब है तो मैंने मम्मी को बोला कि पापा को मत परेशान करो हम झूला मैं ले आती हूँ इसका जन्माष्टमी का जो लड्डू गोपाल जी के लिए लाना था। तो मम्मी बोली कि नहीं तुमको नहीं समझ में आएगा कि कैसा लाना है वो तो पापा ही लाएँगे। तो पापा वहाँ खड़े थे और पापा बोलते हैं बेटा तुम रहने दो, उनके गोपाल जी तभी झूलेंगे जब मैं झूला लाऊँगा। तो ऐसी बहुत सारी स्मृतियाँ हैं। तो वो हम लोग बस इन्हीं सब खट्टी-मीठी चीज़ों के बीच में बड़े हुए। उनकी उनकी बाकायदा बहसें, झड़पें खूब होती थी, पर कोई अपनी बात से हटता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। पापा ज़रूर मतलब कैसे थे कि एक समय के बाद फिर नहीं बोलते थे। तो ये है कि पापा को उस वक़्त हमने तो बाद में देखिए जाना पढ़ा, तो अब हम बात करते हैं जो स्त्रीवादी पुरुष होते हैं, जो फेमिनिस्ट मैन की आजकल हम बात कर रहे हैं। तो उसको लेकर के अब जैसे मेरी बेटी है, अब वो शी इज़ वेरी वोकल अबाउट इट वो बात करती है। पर अब अगर आप मुझसे पूछो तो हमने तो अपने पिता को एक स्त्रीवादी पुरुष के रूप में ही देखा और बाकायदा उसे प्रैक्टिस करते देखा जीवन में और उस समय जब
कहाँ पे थी चीज़ें, उस वक़्त लोग इतने तो प्रोग्रेसिव होते ही नहीं थे, कोई सवाल ही नहीं है। तो मैं अभी एक कविता है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और ये उन्होंने जो जैसा उसका शीर्षक भी है, तो उन्होंने अपने ज़ाहिर है माँ को देख के लिखा ही होगा। लेकिन कभी भी पापा ने हम लोगों से, जबकि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, सीधे-सीधे इसकी चर्चा नहीं की, क्योंकि पापा कभी भी अपने माता-पिता के बारे में ऐसे कुछ अच्छी बातें सब बताते थे, लेकिन और कोई चर्चाएँ नहीं करते थे। ये एक बहुत बड़ा अनुशासन है जो मैंने पापा के जीवन में देखा है। पापा एक बेहद अनुशासित व्यक्ति थे, बेहद अनुशासित। और अपनी सीमाएँ में रहना, अपने आचरण, अपनी सारी चीज़ों के मामले में बेहद सिंसियर, बेहद संजीदा और रिस्पॉन्सिबल, ज़िम्मेदार व्यक्ति थे। तो ये कविता मैं एक उनकी पढ़ना चाहती हूँ, जो मुझे बहुत अंदर तक छू जाती है, और मुझे लगता है ये वो ज़मीन होती है जहाँ से एक स्त्रीवादी पुरुष स्त्रीवादी बनता है। उसके लिए वो संवेदनशीलता चाहिए और वो गहराई चाहिए। तो मैं पढ़ूँ ये कविता? जी, जी, स्वागत, स्वागत। जी। वो माँ ही थी। पुरुष होने के दर्प और व्यक्तित्व के अहम को, पुरुष होने के दर्प और व्यक्तित्व के अहम को उसने उसी दिन गंदे कपड़ों की तरह उतार कर फेंक दिया था, जिस दिन अपनी आंखों से देखी थी उसने नीले निशान पड़ी मार खाई एक नंगी पीठ। वो पीठ माँ की थी। वो पीठ माँ की थी और वो उस समय बच्चा था। इसीलिए तमाम लोगों की भाषा में वो कुछ कर नहीं सकता था, सिर्फ दीवार पर अपनी हथेलियों को या तो पीट सकता था या हद से हद कमीज की बाहों से आंखें मलते हुए उन्हें तर कर सकता था। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, न वह रोया न दीवार पर अपनी हथेलियों को पीटा। अगर यह संभव था कि वो उस समय अपने आप को अपने सामने पैदा होते हुए देख सकता, तो जरूर उसी दिन उसी समय उसने अपने ही शरीर और अपनी आत्मा के गर्भ से जन्म लिया था। उस समय भी वो माँ ही थी जिसने एक बार फिर उसका पैदा होना महसूस किया था। वो पीठ पर पड़े नीले निशानों की परवाह किए बिना उठी थी और उसे खामोश कोने से खींचकर गर्म सोते की तरह फूट पड़ी थी। ये पहली बार था जब पैदा होने पर बच्चे की नहीं, माँ के रोने की आवाज सुनी गई थी। उसी समय उसने तय कर लिया था कि वो आदम का बच्चा हो नहीं सकता, और सारी दुनिया से कह आया था कि मुझे आदम का बच्चा मत कहो, और शायद यही कहते कहते वो उसकी गोद में सो गया था। वाह! जी। मुझे लगता है और ये का उन सारे लोगों के प्रश्नों का भी जवाब देती है, जहाँ पे लोग फेमिनिज्म को लेके, स्त्रीवाद और स्त्रीवादी औरतों को लेकर के कैसे-कैसे कुतर्क खड़े करते हैं और उसको पढ़ने लिखने के अहंकार से जोड़ते हैं, उसको औरतों के पढ़े लिखे होने के अहंकार से जोड़ते हैं, उनके अन्यथा अपने मतलब अपने अपने हुकूक जो हैं उसको उसका मिसयूज करने की तरह से, मतलब ये तमाम चीजें, जो मैं तो एक स्त्री भी हूँ तो मुझे पता है, तो इसी समाज में हम बड़े हुए हैं तो हमने वो सब चीजें देखी हैं। तो आप देखिए कि ये एक कवि है जो वो पुरुष है, लिख रहा है, और ये तो एक बहुत बड़ा उत्तर है, और इस पर बात की जानी चाहिए। जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल। जी और स्त्री को लेकर जो संवेदनशीलता भागवत जी में दिखती है, कई ऐसी कविताएं हैं। कल भी हमने कूड़े बीनने वाली लड़की कविता पर, कचरा बीनने वाली लड़की, हाँ कचरा बीनने जी, वाली। कचरा बीनने वाली लड़की पर हमने चर्चा की, मैंने उसका पाठ भी किया, अरविंद जी ने भी अपनी बात रखी। तो ऐसे ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में बेटियों पर, माँ पर, अम्मा से बातचीत, तो किस तरह से
स्त्री की जो जगह होनी चाहिए, जो महत्वपूर्ण जगह है, इसे कई बार एक तरफ कर देते हैं लोग। पढ़े लिखे घरों में भी ये समस्याएं हैं। वहां भगवत रावत जी ऐसी कविताओं से कैसे उस उपस्थिति को, उस आधी दुनिया को पूरी संवेदनशीलता के साथ हमारे सामने रखते हैं। संवेदना जी, कुछ और हिस्सों की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आप शुरू से बतकही में रुचि रखती आई हैं और आप भोपाल में और अन्य जगहों पर भी न सिर्फ भगवत जी से और अपनी माता जी से, चंद्रकांता जी से, बल्कि अपने दादाजी और अपनी दादी जी, जिन्हें आप अम्मा कहती थी, है ना? दादी जी को जी, आप लोग अम्मा कहा करती हाँ, थी। दादा अम्मा, दादा अम्मा। हैं? दादा 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 को कहते दादा, अम्मा, अम्मा जी, दादी जी। को। जी, जी। दादी को अम्मा कहा करती थी। तो वो जो अनुभव हैं आपके पास, जो कहीं न कहीं स्थायी रूप से आपकी स्मृतियों में बसे हुए हैं कि जी। भगवत रावत जी के पिताजी के क्या किस्से रहे, वे क्या कहानियाँ सुनाते रहे भगवत जी को लेकर, उनके बचपन को लेकर, या भगवत जी की माँ किस तरह से अपने मोढ़े को याद करती रही। तो वह जी। भी जो बुंदेलखंड का और बुंदेलखंडी का अपना एक भाषाई ठाठ है, उस मतकही में वह चीजें भी उभर कर आएंगी और आपके माध्यम से हम लोग भगवत जी के बचपन को भी जान पाएंगे। जी। जी। अ, मैं सबसे छोटी थी, तो मुझे दादा अम्मा का जो सानिध्य है वो बहुत अलग रूप में मिला है। तो इसलिए हमारे सब पाँचों भाई-बहनों के पास शायद अपने-अपने तरह की कहानियाँ होंगी, क्योंकि सबका एक-एक लेवल अलग था। अब जितना मेरा जो मुझे मेरी स्मृतियों में है, तो अम्मा तो हमारी ख़ैर बेहद ही, मैंने अपने जीवन में इतनी अच्छी अ, सोल, मतलब इतनी अच्छी आत्मा वाला इंसान मैंने शायद किसी को नहीं देखा। बेहद बेहद सादगी से भरी हुई। उनके पास 1 या 2 से ज़्यादा साड़ी हमने कभी देखी ही नहीं। मतलब वो इतना सा बक्सा लेकर के आते थे, दादा अम्मा जब बीना से आते थे, तो उसमें एक से दूसरी शर्ट के अलावा ना दादा के पास नहीं होती थी, एक पजामा होता था और एक जोड़ी मोची की बनाई हुई चप्पल उनके पास होती थी और एक जूते जो वो पहन के आते थे। और अम्मा अगर कोई घर पे आता था तो मम्मी से बोलती थी, चंदा हमें कोई साड़ी दे दो, तो मम्मी की साड़ी पहन लेती थी। और उनको कुछ ये भी नहीं था। हम लोग पढ़ते रहते थे, मेरे को पढ़ने की आदत थी, तो आ जाती थी, पैर दबाने लगती थी, अरे बेटा मत पढ़ो, अब सो जाओ। तो अब ये सब स्मृतियाँ हैं। दादा की स्मृति मुझे इस तरह से है कि दादा और पापा को हमने बहुत ज़्यादा, जिस तरह से लोग एक हाँ, पुराने बुजुर्गों के साथ जो स्मृतियाँ लोगों की होती हैं अपने पिता की और दादा की, वैसी हमारी नहीं है। मैंने कभी भी दादा को किसी भी तरह का अपशब्द बोलते हुए या बहुत ज़ोर से कुछ बोलते हुए या उस सीमा को लाँघ करके अपने पुत्र से बात करते हुए मैंने नहीं देखा। अच्छी ही बात करते थे दोनों। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने शायद किसी परिवार में नहीं ही देखी है। तो जबकि दादा अपने तरह के थे व्यक्ति, क्योंकि पंडिताई का एक माहौल रहा हमारे यहाँ, मतलब वही करते थे सब लोग। तो दादा सुंदरकांड करते थे और उन्हें बहुत शौक था, बहुत अच्छा गाते थे, हारमोनियम बजाते थे। तो जब भी भोपाल भी आते थे तो या तो घर में बैठ जाते थे, बोलते थे मम्मी से चलो चंदा तुम गाओ या आज सुंदरकांड कर लो, या फिर हम जा रहे हैं बाणगंगा का जो मंदिर है वहां पर। अब मैं सबसे छोटी थी तो मुझे बहुत शौक था बाहर घूमने का, तो मैं कई बार चली जाया करती थी। तो मुझे दादा के साथ तो थोड़ी स्मृतियां हैं जिसमें मैं कभी मंदिर में बैठी हूँ कुछ, पर वहां पे भी मैंने दादा को कर्म कांड करते कभी नहीं देखा। ये एक बहुत खास बात है। सब उनको अच्छा लगता था, मम्मी जो कर रही हैं जो चीज है खुश होते थे, पर कभी ये नहीं कि तुमने ये क्यों नहीं किया और ये पूजा ऐसी होती है और ये क्या कर लिया तो मुझसे तो पूछना था। ऐसी कोई चीज हमारी स्मृतियों में है ही नहीं। मेरे ख्याल से हम पांचों भाई बहनों की नहीं होगी। और तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, हमें समझ नहीं आता इसके बावजूद कि दादा पूजा पाठ और ये सब वाले व्यक्ति थे, लेकिन अम, वे आध्यात्मिक ज़्यादा थे। तो
शायद वहाँ से भी एक प्रगतिशीलता की एक जो वो जो ज़मीन बनती है वो पापा को शायद मिली। तो ऐसे तो तमाम किस्से दादा से भी जुड़े हुए हैं कि वो मतलब वो आस्तिक थे, मानते थे, सारी चीज़ें थी, लेकिन उनके सोच विचार वो बहुत प्रगतिशील थे अपने समय के हिसाब से। और मैं जब उनके पास बैठती थी तो वो मुझे कुछ किस्से कभी-कभी सुनाते थे, मैं ज़बरदस्ती पूछती थी। तो दादा मालगाड़ी के गार्ड थे और ज़ाहिर है मालगाड़ी का जब ट्रेन होती है तो उसमें इंजन होता है बहुत दूर पर और पीछे का आप लोगों ने अगर देखा हो पुराने ज़माने के तो बिल्कुल खुले-खुले वो होते थे गार्ड के। तो दादा के पास तमाम कहानियाँ थी और मज़े-मज़े की, कई बार भूत-प्रेत की भी सुनाते थे तो हमें तो बहुत मज़ा आता था। तो कुछ-कुछ बताते थे कि एक बार एक कुत्ता पीछे पड़ गया तो धीमे-धीमे हमने देखा तो उसका तो रूप ही बढ़ता चला गया, बहुत बड़ा होता गया वो। और फिर हमने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया तो वो चला गया। तो ऐसे तमाम चीज़ें कि उनके जो गार्ड के डब्बे के पीछे अक्सर लोग आते थे, मतलब इस तरह की जो भी प्रेतात्मा है या क्या, और वो हनुमान चालीसा पढ़ते थे, भगवान को याद करते थे, तो वो चले जाते थे। तो हम लोग कभी-कभी जब पापा से पूछती थी, मतलब मुझे जो याद है कि पापा दादा ने तो ऐसा बताया, तो ऐसा होता है क्या? तो पापा बस मुस्कुरा देते थे, तो बोलते थे, हाँ बेटा सब इल्यूजन होते हैं, सब ठीक है, दादा के पास खूब सारी कहानी। अच्छा चलो बताओ आज क्या हुआ स्कूल में? मतलब वो कभी भी नहीं कि दादा की कोई बात को मतलब आगे वो करे और बस मुस्कुराते रहते थे। दादा कई बार बातों-बातों में कहते थे, तुमको क्या रामचंद्र जी की कहानी पता है? तो हमने कहा नहीं दादा हमें नहीं मालूम। हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए। अब देखो भगवत तो भंतु भी बोलते थे, भगवत जी तो हैं कम्युनिस्ट हो गए हैं। बस लेकिन इतना ही कहते थे। फिर दादा बताते रहते थे कहानियाँ वगैरह, दादी भी बैठी रहती थी वहीं पर और बाकायदा रामायण सुनाते रहते थे और अम्मा वहीं बैठी रहती थी दादा के पास। तो दोनों का साथ भी वैसा ही था, इसीलिए 1 साल के अंतर में चले भी गए। दादा बोल के ही आ गए थे कि मैं मेरी जब अम्मा नहीं रहीं तो उनको जब अग्नि दी तो दादा ने बोल दिया था कि मैं अगले साल आ जाऊँगा तुम्हारे पास, और वही हुआ, 1 साल बीत नहीं पाया और दादा भी चले गए। तो इतना प्रेम था उनमें, तो हमने अपने घर में मतलब अपने दादा-अम्मा उनके साथ मतलब हमारे पिता का जो परिवार है वहाँ हमने मेरे ख़्याल से जो पहला पाठ पढ़ा वो प्रेम का ही पढ़ा। तो इसलिए पापा की भी बहुत सारी प्रेम से जुड़ी ही कहानियाँ हैं। पापा का सबसे ज़्यादा उनको अगर किसी से प्रेम मिला जो वो कहते थे हम लोगों को बताते थे, उनके मम्मा से मिला, यानी उनके मामा। तो दादी के एकमात्र भाई थे और वो छोटे थे उनसे, छोटे थे कि बड़े थे मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन ये 2 ही भाई-बहन थे और दादी का जो गाँव है वो कंदवा में था, कंदवा की थी हमारी दादी। तो मम्मा ने पापा बताते हैं कि 30-32 साल के थे, उनकी मृत्यु हो गई, उन्हें गलसुआ हो गया था, गॉइटर हो गया था। गाँव देहात में कोई इलाज नहीं होता था और वो पापा को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो इसीलिए शादी भी करने को तैयार नहीं होते थे कि नहीं हमारा तो यही हमारा भांजा हमारा मौड़ा है और इसलिए। और मम्मा के 2 बैल थे, तो उससे जुड़ी हुई भी एक बहुत अच्छी स्मृति है जो बहुत कम लोगों को मालूम है। तो जब मम्मा नहीं रहे तो उनके बैलों को जो गाँव देहात के जो थोड़े जुआरी कबाबी टाइप के लोग होते हैं, वो उनके बैलों को ऐसे ही चुरा करके ले गए क्योंकि वहाँ पे कोई फिर देखने वाला था नहीं। हालाँकि हमारी दादी की माँ ज़िंदा रहीं 99 साल तक, पर कोई और तो था नहीं घर में। तो जब पापा को ये बात पता पड़ी तो पापा की उम्र मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा नहीं थी और ऐसे ही कुछ 17-18 साल के रहे होंगे, 18 साल के। तो पापा को बहुत ज़्यादा दुःख हुआ क्योंकि पापा को मम्मा और मम्मा के बैलों से बहुत ज़्यादा प्रेम था। तो पापा ने बाकायदा जैसा हमारी बुआ बताती हैं और हमारे बड़े भाई-बहन बताते हैं कि 1 डेढ़ दिन तक पापा वहाँ रहे गाँव में, उन्होंने स्वांग रचा, जुआरियों के साथ जुआ खेला और उन बैलों को वापस जीत के ले आए थे। तो ये एक बहुत दिलचस्प वाक़या है जिसे फिर मैं अपने घर के बच्चों को सुनाती हूँ, तो ये बहुत कम बच्चों को मालूम था। तो ये सिर्फ़ प्रेम नहीं, प्रेम के लिए किस तरह खड़ा होना है,
और वो जो प्रतिबद्धता है और उसके लिए मेहनत की जानी है और किस हद तक की जानी है, इसकी मेरे ख्याल से इससे अच्छी कोई संस्मरण हो ही नहीं सकता। और वही शायद जो बैलों के प्रति वो प्रेम है, गांव देहात की जो को लेकर के, पापा ने तो गाय पर भी लिखी है कविता, तो एक ये कविता है बैलगाड़ी जो उन्होंने बाद में लिखी, तो मुझे लगता है उनके सुनो हीरामन में भी वही चीज आती है, हालांकि वो तीसरी कसम के राज कपूर को लेकर के भी है, पर कहीं ना कहीं हमें मालूम है कि उनकी एक जो सबकॉन्शियस में उनके मन में मम्मा का एक चरित्र बहुत ज़्यादा गहराई से अंकित रहा, हमेशा रहा। और तो उसी से फिर मैं अब उनकी एक बैलगाड़ी कविता, ये तो उसको कई बार पढ़ा जाता है लेकिन मेरे बहुत दिल के करीब है, तो मैं सुनाना चाहती हूँ। और अगर आज के संदर्भ में भी हम देखेंगे तो जिस तरह से हम शनैः शनैः विनाश हो रहा है, लेकिन हम सभी देख रहे हैं कि किस तरह हमारी पृथ्वी, हमारा जो संसार है, एक हम किस तरह से एक खत्म होती स्थितियों की तरफ हम चीजों को देख रहे हैं। लेकिन उसके पीछे एक कवि ही होता है जो बहुत पहले चीजों को भांप जाता है, और कितनी ऐसी चीजों से जहाँ से जो हमारे गांव देहात हैं, जो हमारे यहाँ बहुत सादे रूप में जो हमारी पहली चीजें हैं जिनसे हमारा जुड़ाव रहा, उसमें वो चीजें दिखती हैं। तो बैलगाड़ी कविता वही है। मैं मुझे लगता है कि एक बैलगाड़ी कविता में न जाने कितने आलेख क्लाइमेट चेंज को और आज की बात को कहने के लिए आ सकते हैं। तब इसकी अपना एक पॉलिटिकल वो भी है, और हर तरह के उसमें खड़ी होती है ये कविता। बैलगाड़ी। एक दिन औंधे मुंह गिरेंगे, हवा में धुएं की लकीर से उड़ते, मारक क्षमता के दंभ में फूले सारे के सारे वायुयान। एक दिन अपने ही भार से डूबेंगे, अनाप शनाप माल असबाब से लदे फंसे सारे के सारे समुद्री जहाज। एक दिन अपनी ही चमक दमक की रफ्तार में परेशान सारे के सारे वाहनों के लिए पृथ्वी पर जगह नहीं रह जाएगी। तब न जाने क्यों लगता है मुझे, अपनी स्वाभाविक गति से चलती हुई पूरी विनम्रता से सभ्यता के सारे पाप ढोती हुई कहीं ना कहीं एक बैलगाड़ी जरूर नजर आएगी। सैकड़ों तेज रफ्तार वाहनों के बीच जब कभी वो महानगरों की भीड़ में भी अकेली अलमस्त चाल से चलती दिख जाती है, तो लगता है घर बचा हुआ है। लगता है एक वही तो है हमारी गतियों का स्वास्तिक चिन्ह। लगता है एक वही है जिस पर बैठा हुआ है हमारी सभ्यता का आखिरी मनुष्य। एक वही तो है जिसे खींच रहे हैं मनुष्यता के पुराने भरोसेमंद साथी, दो बैल। क्या बहुत ही महत्वपूर्ण कविता मित्रों, बहुत ही चर्चित कविता बैलगाड़ी। किस तरह से भगवत रावत जी इसमें तमाम जो विकास की यंत्रणाएं हैं, इसको विकास की यंत्रणाएं ही कहना होगा, जिसकी ओर इशारा संवेदना जी कर रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग है, पृथ्वी पर बोझ बढ़ रहा है, पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर काटती है वो इतना बोझ पृथ्वी पर है कि कुछ सेकंड से वह रफ्तार धीमी हो गई है पृथ्वी की, ऐसे अध्ययन आ रहे हैं। तो ऐसे में यह जो चीर पुरातन दृश्य है, रागात्मकता तो है ही, और बैलों से प्रेम की बात तो है ही, और वह कथा भी आज हमने जानी संवेदना जी से। उसके साथ साथ यह जो अनाप शनाप ढंग से
रफ्तार से कोलाहलपूर्ण जो हमारे आसपास का परिदृश्य है सड़कों पर, एक एक घर में अनावश्यक ढंग से 4-4 5-5 गाड़ियां हैं, कोई परवाह नहीं, मनुष्यों की कोई चिंता नहीं, किसी को रौंद दीजिए, पशु पक्षी को, मनुष्य को, आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं। ऐसे में इस सारे जो कवि के देखे भोगे अनुभव है, उसका निचोड़ इस कविता में हम देखते हैं कि इस कथा के माध्यम से इस बैलों की जो मनुष्यों के साथ आदम दोस्ती है, उस राग को लेकर के कैसे भगवत जी पर्यावरण की बात यहाँ कर रहे हैं। बहुत अच्छी कविता संवेदना जी। ऐसे ही कुछ और कविताएं भी हैं जिनके लिखे जाने के अपने कुछ पीछे के संदर्भ भी हैं, जो उनके प्रियजनों पर उन्होंने लिखे, परिवार के लोगों पर लिखे, आप लोगों पर लिखे। तो हम लोग उनको कविता के रूप में तो जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की जो अंतर कथा है उसके भी कुछ उदाहरण दें, कुछ और ऐसे उदाहरण रखें, तो उससे और सुविधा होगी। इससे हम एक कवि की जो रचाव प्रक्रिया है उसको भी समझ पाते हैं, और साथ ही आसपास से कैसे कविता रची जाती है इसका भी एक अच्छा अंदाज हमारे दर्शकों पाठकों को मिलेगा। वैसे तो इस तरह से तो पूरे तरीके से तो बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि पापा की सारी जो कविताएं हैं, जाहिर है सारी चीज़ें तो हमारे अपने अंतर्द्वंद से शुरू होती हैं। जिस तरह से हम चीज़ों से वाबस्ता होते हैं, जिस तरह से प्रतिकृत होते हैं जीवन में, और लेकिन जब वो लिखते थे तो क्योंकि उनकी संवेदना और उनका चिंतन उन तक ना रहकर हमेशा बड़ा होता था, और इसीलिए वो इतने बड़े कवि भी हैं। तो वो फिर वो जो कविता की जो आवाज़ है वो एक बड़े परिदृश्य में फैलती है, जाती है, और अपने दुख से शुरू होकर वो तमाम दुनिया जहान के दुखों और उसकी बात करती है। तो ये तो है ही, तो इसलिए उस तरह से मेरे ख्याल से उसको देखना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्योंकि अब मैं बेटी हूँ तो मैं कुछ उनके, क्योंकि उनके जीवन उनका कैसा रहा, उनका संघर्ष, उनकी प्रतिबद्धताएँ, तो वो हमारी स्मृतियों में हैं। तो हमें वो आवाज़ें बस कविताओं में सुनाई देती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी घटना से वो करके ही रहें। ज़ाहिर है लगातार कुछ चीज़ें होती हैं, एक ख़ास तरह का जीवन होता है, और फिर और पापा की सबसे बड़ी ख़ास बात ये भी थी कि वो लगातार इवॉल्व होते रहे, और अपने बच्चों से भी सीखते थे, और सारी चीज़ें मैंने कभी भी उनके अंदर वो दम्भ देखा ही नहीं, बल्कि बिल्कुल ही नहीं था। हम लोग तो हँसते ही थे उनके ऊपर कि आप तो पापा बच्चे ही हो। बिल्कुल, तो वो चीज़ उनकी थी। हमेशा पूछते थे कि कैसी लिखी है? बताओ ये कविता ज़रा सुन के बता, अच्छी नहीं लग रही? अच्छा ये बताओ यहाँ क्या लग रहा है? और बिल्कुल उसी तरह से सब्ज़ी के लिए भी पूछते थे। अच्छा मैंने ये वाली सब्ज़ी बनाई है, अच्छा ज़रा खा के बताओ। फिर ऐसे देखते रहते थे हम लोग, ज़रा अच्छी नहीं लगी? बिल्कुल बहुत खराब बन गई है क्या? तो वो तो हमारे आँखों के सामने सारी चीज़ें आ जाती हैं, और जब अ, वही व्यक्ति जब कविता लिखने बैठता था तो मुझे अ, ऐसा लगता था, जो मेरे ज़हन में जो पिता हैं, मुझे लगता है दुनिया के सबसे खूबसूरत अगर किसी के पिता हो सकते थे तो मुझे वो उस वक़्त लगते थे। जब तौलिया बाँध कर सब्ज़ी बनाते थे, या फिर अ, औंधे होकर के लेट करके कविता लिखते थे दीवान पर, तकिया मसनद को अपने पेट के नीचे रख कर के। और जिस तरह से हम लोगों से बहुत हमारे अपने किशोरावस्था में भी जो एक मुश्किल उम्र होती है, तो उसमें भी जो वो हमसे बातें कर लेते थे, आज मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे इससे अच्छे दोस्त कोई रहा ही नहीं। तो जब वो चले गए तो हमने तो अपना बहुत अच्छा, सबसे अच्छा मित्र भी खो दिया अपने पिता के रूप में। तो ये भी है, तो कब वो मित्र हो जाते थे, कब वो दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो जाते थे, और किस तरीके से वो हम लोगों को प्रोटेक्ट कर लेते थे। वरना क्या नहीं गुज़रता था। भोपाल एक बहुत बड़ी सिटी नहीं थी, मेट्रो तो नहीं थी। तो तमाम चीज़ें के अनुभव होते थे, रोज़ लोग घर आते थे, रिश्ते लेकर के आते थे। बहनों के बहुत कुछ होता था, पर बहुत
बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत हिम्मत के साथ खड़े रहते थे और बोलते थे नहीं अभी ये बातें आप लोग नहीं करेंगे इधर पे आकर के, अभी इसकी जगह नहीं है मेरे घर में। तो ये सारी चीजें रही। एक कविता है, असल में उनकी तो हर कविता इतनी अच्छी लगती है, पर ये इस लोगों ने शायद ज्यादा पढ़ी नहीं है तो मैं ऐसे ही पढ़ देती हूँ। ये और कुछ नहीं, उनके संघर्ष को बताती है। पापा का जो जीवन है वो बहुत संघर्षों से भरा रहा। इसका कारण शायद ये भी था कि जिस जगह से उन्होंने शुरू किया, दादा गार्ड थे और रेलवे कॉलोनी में रहते हुए झांसी में जिस तरह का जीवन उन्होंने जिया, जैसा वो बताते थे, तो उनको हमेशा बचपन से था कि इससे बाहर निकलना है। और लेकिन वो बाहर निकलने की उन्होंने अपने आप को खुद को खड़ा किया, मेहनत की। लेकिन उस वक्त के जो उनके कविताओं में चरित्र आते हैं, तांगे वाले मम्मा, चाट वाले सब जो आसपास रहते थे, तो पड़ोसी सब ऐसे ही थे, कोई टांगा चलाता था, कोई चाट बेचता था। तो बिल्कुल एक छोटा सा, जैसे हम आज के हिसाब से देखें तो एक जो स्लम होता है, पापा उसमें बड़े हुए हैं। तो वो तमाम मानवीय सरोकारों को उन्होंने भूले नहीं, वो उनके जीवन की सबसे अहम स्मृतियों में और उनकी जिसको बोलते हैं चेतना को बनाने में उनका हिस्सा है, उनकी जो सेंसिबिलिटीज हैं। पर एक बाकी हम लोगों को जब बड़े करते हुए, तमाम ईमानदारी से अपना काम करते हुए, उनका जीवन बहुत ही संघर्ष से भरा हुआ रहा। एक तो ये भी था कि ये बहुत ईमानदारी से अपनी आइडियोलॉजीज के बारे में बात करते थे। कोई फांक नहीं थी जीवन में और लिखने में। साहित्य जगत में भी बाकायदा ईमानदारी से, अगर उनको लगता है ये चीज गलत है और उस व्यक्ति के साथ एक जन भी नहीं खड़ा है और बाकी सारे एक जगह हैं, तो एक जन भगवत रावत उसके साथ खड़े रहते थे, ये हमने देखा है। और उसके लिए उनमें बहुत हिम्मत होती थी। तो जाहिर है ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफी संघर्ष रहेगा। तो एक कविता है, 57 बरस का आदमी। 57 बरस के आदमी से कोई नहीं पूछता उसके प्रेम के बारे में, कोई नहीं पूछता रगों में दौड़ती फिरती उसकी इच्छाओं के बारे में। यहाँ तक कि 57 बरस के दो आदमी जब मिलते हैं एक दूसरे से, तरह तरह से बस यही पूछते रहते हैं, अब कितने दिन और हैं। पर सच पूछो तो 57 बरस का हर आदमी किसी जवान कंधे पर हाथ रख उसके कान में कुछ फुसफुसाना चाहता है। अक्सर बिना कुछ कहे चुपचाप सम, समझ उसे समझना और कुछ समझाना चाहता है। कम से कम उसके पास कहने को एक सच्ची कहानी होती ही है, सुनाने के लिए एक सुंदर कविता और गाने के लिए एक गीत तो होता ही है। जीवन में पीछे छूट गई चीजों को वो अपनी उम्र की पवित्रता में नए सिरे से पाना चाहता है। एक बार फिर वो उन उन जगहों पर जाना चाहता है जो उसकी उम्र के पड़ावों में खामोशी से दर्ज हैं। लेकिन वो जहाँ भी जाता है उसे 60 के पार की फेंसिंग दिखा दी जाती है और कोई नहीं जानता कि 57 बरस का आदमी उस समय कौन सा समंदर लांघ रहा होता है। वाह वाह, बहुत खूब। और यह भी एक संयोग देखिए कि एक कड़ी में मैंने भी इस कविता का पाठ किया। मुझे भी अच्छा। यह कविता बहुत ही पसंद है। जी। तो इस तरह से अपने जो अनुभव हैं उसको एक बड़ा बड़ी फलक दे देने का काम भगवत जी करते हैं इन कविताओं में। जी, आपने भगवत जी के कई पक्षों पर चर्चा की। आप स्वयं काफी कम समय से लिख रही हैं, मगर फिर भी वहां पर भगवत जी आपको और स्वयं को भी शायद दोनों को ही एक धैर्य दे रहे होते हैं कि कविताओं की पुस्तक छपवाने में हड़बड़ी नहीं करो।
जी हाँ, उन्होंने तो मुझे उसके बोला था। जी, तो मेरे उस बा अनुभव को भी जी। जी, उस अनुभव को भी साझा करें। हाँ, मतलब मेरा मैं ऐसे तो नहीं कहूँगी कि ठीक है, क्योंकि माहौल इतना अच्छा मिला, तो कोई भी बच्चा उससे प्रतिकृत होगा ही। और तो कब लिखा मुझे याद नहीं है। केजी 2 में पहली कविता लिखी, मम्मी ने मुझे बुंदेले हर बोलों की, वो हमने सुनी कहानी थी, वो सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी सुनाई। तो काफ़ी हो सकता है मुझ पर उसका असर हुआ हो। और उसके पहले ही पचमढ़ी में एक बहुत बड़ी कार्यशाला पापा ने की थी, तो मैं छोटी-सी थी, पर मैंने 1 महीने की उस कार्यशाला में मैं रही थी। और जैसा बचपन की आदत काफ़ी पक गई थी उसमें क्योंकि कुछ था ही नहीं, कर दिन भर बोर होती रहती थी। लेकिन ये था कि सबको नोटपैड और वो मिले थे, तो वो मेरे लिए उस दौरान पापा ने बहुत काम किया। तो शायद इतना ज़्यादा, जिसको बोलते हैं बच्चे के फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, तो 1 से 3 साल की उम्र मैंने अपने आस-पास शायद कविताओं के और संगीत के अलावा कुछ नहीं देखा। तो हो सकता है कि कुछ उस तरह का, और एक तरह का ऑब्सेशन भी खाली पन्नों से डेवलप जैसा हो गया था, क्योंकि पापा को खाली उस पे लिखते देखती थी। तो मैं पापा से कई बार सिर चढ़ी तो थी, तो ऐसे उनके पास में हमेशा जाके बैठ जाती थी। और बहुत ज़्यादा जान खाती थी, मतलब मेरे शायद सब भाई-बहनों में सबसे ज़्यादा जान खाने वाली लड़की मैं ही रही। तो बहुत सवाल करती थी। पापा परेशान हो जाते थे। मतलब मेरा बारे में ये था कि कुछ भी बोला जाएगा, मेरा घर का नाम गुड्डू है, तो गुड्डू से कुछ भी बोलो तो बाद में बोलेगी कि क्या? तो क्यों? तो वो, और मैं क को च बोलती थी, तो मैं बोलती थी च्यों? तो ऐसा बेटा इसलिए होता है, तो पापा क्यों होता है ऐसा? तो बेटा ये इसलिए होता है तो वो अंत ही नहीं होता था। पर इतना धैर्य उनमें था, मुझे लगता है किसी में नहीं हो सकता। तो वो मैं देखती थी, पापा खाली पेज पे बैठ के कुछ सोच-सोच के लिखते रहते थे। तो मैं बोलती थी, पापा आप क्या लिख रहे हो? तो पापा बोलते थे कि ऐसे ही लिख रहा हूँ, कुछ कविता लिख रहा हूँ। तो आप, मैं बोलती थी, कोई आप क्वेश्चन आंसर तो कर नहीं रहे हो, आपके पास बुक तो है ही नहीं। तब अकेले क्या लिख रहे हो? मतलब सोच के लिख रहे हो ना, कोई किताब टेक्स्ट बुक तो दिखती नहीं थी मुझे। तो बोलते थे, तो ये कविता होती है बेटा, हम कविता लिख रहे हैं। तो मुझे भी शायद वो खाली कागज़ों से तो आज भी ऑब्सेशन है। मतलब अगर मुझे ऐसे खाली कागज़ के पीछे का हिस्सा दिख जाएगा, तो मैं उसे छोड़ते नहीं बनता है, तो कुछ तो कर ही दूँगी उस पे। तो शायद वो जो एनवेलप्स आते थे पहले चिट्ठियों के, तो मैं उनको खोल-खोल के, अपनी मेरी एक डेस्क थी, जिसमें मैं रख लेती थी, और उस डेस्क को कोई छू नहीं सकता था। मतलब उसके अंदर चिकने पत्थर होते थे और सिर्फ़ चिंदियाँ कागज़ की होती थी। मुझे आज भी नहीं मालूम कि मेरा क्या ऑब्सेशन था उससे। और बस ऐसे ही कुछ तब डेवलप हुआ, और लिख के मैंने ऐसे डाल दी। तो मेरी बड़ी बहन ने देखा, तो बड़ी बहन भी हमारी, मतलब वो एक दूसरी माँ ही थी, समझ लीजिए। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने बोला, पापा इसने तो कुछ लिखा है, ये सो गई। आप प्रज्ञा जी की बात कर रही हैं। प्रज्ञा जी की। जी, जी, जी। तो उन्होंने पापा को बताया, तो पापा ने बोला, अरे इसने तो बड़ा कुछ ऐसा कविता जैसा लिख दिया है। तो पापा ने मुझे उठाया, तो मैंने कहा ठीक है ना, क्या मतलब, सोने दो, बहुत ही छोटी थी। तो पापा ने रख ली। फिर ऐसे ही करके मैंने 1 साल बाद फिर एक किसी फूल पे लिखी, फिर तीसरी लिखी, ऐसे चौथी, तो फिर एक पैटर्न बन गया, तो पापा ने देखा। फिर पापा, तो तब ये होता था मेरे बारे में, सबको मालूम था, मैं अधिकतर अपनी जो अपन रफ वर्क करते हैं ना, वो तो बहुत बड़े तक मेरा रहा, मैथ्स का रफ वर्क कर रहे हैं एग्जाम के बीच में, तो मैं उसमें कविता कहीं-कहीं लिख देती थी। तो मेरे यहाँ जब रद्दी बेची जाती थी, तो मम्मी, दीदी वगैरह पापा सब बैठ के देखते थे कि इसकी कोई भी कविता निकल आएगी कहीं से भी, तो बेचते नहीं थे, और वो भी ऐसा बहुत निकली है उसमें। तो खैर, तो ये तो इस तरह से ऐसे इकट्ठी हो गई 6 कविताएँ 3rd क्लास तक। तो सतीश जमाली जी घर आए, तो उन्होंने फिर बोला कि अरे ये तो लिखती है। पापा ने बोला, हाँ, हाँ, वो तो है। मैं बातें बहुत करती थी ना, तो वो उनको पता पड़ गया। तब भी पापा ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब उसको बढ़ाया नहीं, जबकि सहज के वही रखते थे, सामने नहीं बोलते थे ऐसे कुछ। तो वो ले गए, और वो छपी कविता, और फिर धीमे-धीमे ऐसे करके मैं लिखती ही रही। मुझे याद ही नहीं, कभी बंद तो हुआ ही नहीं लिखना। तो काफ़ी 8th 9th क्लास तक तो काफ़ी जगह हम कविता पाठ करते थे, नीलेश, रघुवंशी, मैं, मोहन मोहन कुमार जो नहीं रहा, हमारा दोस्त सबसे अच्छा। और तो हम लोग जाते थे, हमारी वो टीनेज वाली उम्र थी, किशोरी, और हम लोग रेडियो में प्रोग्राम के लिए हमें बुलाया जाता था सब जगह पे, तो हमको बड़ा मज़ा आता था। तो ज़ाहिर है 12th तक तो मेरी काफ़ी कविताएँ हो गई।
तो कायदे से किताब आनी चाहिए थी, तो कुछ लोगों ने आके बोला भी। ओम भारती चाचा तो आते थे तो बोलते थे अब क्या है लड़की की दादा इसकी किताब, तो पापा कुछ नहीं बोलते थे। फिर एक दो लोगों ने बोला तो मैंने कहा पापा मुझे, मैं तैयार करूं, आपको क्या लगता है भेज दूं? पापा बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी क्या है, अभी 12वीं में हो, तुम्हारा बहुत दिमाग खराब हो जाएगा, अभी तुम्हारी किताब आई तो अभी तुम लिखो, अभी पढ़ो उससे ज्यादा। बस वो हमारे यहाँ एक ही बार में बात होती थी, हमारे पापा और बच्चों का ऐसा वो था ही नहीं डायनेमिक्स इस तरह की कि उससे ज्यादा की जरूरत पड़े। बस हम अपना खेलते खाते रहते थे, तो फिर हमने नहीं बोला, लिखते रहे, इधर उधर छपती रही। फिर हम जर्नलिज्म में बिजी हो गए, फिर शादी, फिर बच्चा, फिर तब लगा कि अब तो किताब आनी चाहिए। तो प्रज्ञा दीदी ने फिर बोला कि पापा का डायलिसिस भी चल रहा था, और प्रज्ञा दीदी इस मामले में बहुत ज़्यादा मतलब एक अवेयर बच्चे की तरह से रही। मैं मुंबई में रहने लगी थी तो पापा को बहुत मिस करती थी, पापा ट्रैवल नहीं कर सकते थे, तो वो ही इस बात का बाकायदा ध्यान रखती थी, बोलती थी कि तुम ना, धानी अभी छोटी है, अभी स्कूल छुड़ा दोगी तो चलेगा, मेरी बिटिया का नाम धानी, तुम आ जाया करो, अभी जितना पापा के पास रहो अच्छा है। तो उस तरह से मैं काफ़ी मतलब अपने एक एक डेढ़ महीने अपने मायके में आके खूब रही हूँ, क्योंकि मैं पापा का, मुझे हम सभी देख रहे थे कि धीमे धीमे उनकी हालत ख़राब हो रही थी। और 2007 में तब मैं भोपाल में ही थी, बस उसी साल फिर मैं, हम लोग मुंबई 2008 में आ गए थे। तो तब प्रज्ञा दीदी ने फिर पहल की, उन्होंने बोला नहीं तुम अब किताब अपनी तैयार करो और पापा के सामने ही आनी चाहिए तुम्हारी किताब। तो आई, तो उस बात की खुशी है कि उनके सामने आ गई, और उनके रहते ही प्रज्ञा दीदी ने भी अपनी किताब की। तो हम लोग जो अपनी तरफ से, हमको लगता है कि अपने पिता के लिए जो उनको खुशी जाहिर है इससे तो सबसे ज़्यादा मिलती थी, वो ऐसे ही पिता थे। तो उन्होंने हमेशा ही अपने बच्चों को प्रोत्साहित किया हर चीज़ के लिए। तो इस उस तरह से जी। आगे दूसरी आ जानी चाहिए थी, पर अब वो आएगी खैर जल्दी आएगी। तो आपके पहले कविता संग्रह पर किस तरह की प्रतिक्रिया रही? पापा ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, पापा ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। और इस बीच में मैं साहित्य मतलब मैं जा कम पाती थी, मतलब कविता कवि गोष्ठियों में इधर-उधर, शादी भी हो गई थी तो वो एक अलग कहानी थी, जर्नलिज्म में थी तो बहुत बिज़ी रहती थी। तो उस बीच नीलेश और ये लोग बहुत अच्छा लिखते रहते थे, तो बाकायदा पापा आके मुझे बोलते थे कि नीलेश बहुत अच्छी कविताएँ लिख रही है बेटा, मोहन ने बहुत अच्छी कविताएँ। तो पापा के अंदर एक वो चीज़ बहुत अच्छी थी कि कभी भी, वो तो खैर सवाल ही नहीं है, मेरी कविताओं को ये ज़रूर बताते थे कि बेटा ये तो बहुत अच्छी कविता है, लेकिन ये नहीं कि बहुत तुमने तो महान काम कर दिया, ये नहीं है, बिल्कुल वो तो कभी भी नहीं किया उन्होंने पर ऐसा भी नहीं कि प्रोत्साहित नहीं किया, और हमेशा पढ़ने पे ज़्यादा ज़ोर दिया। इस बात के लिए हमेशा टोकते थे कि तुम अगर कवि हो तो तुम्हारे हाथ में किताब क्यों नहीं है भाई? तुम, कहाँ है तुम्हारे पर्स में डायरी और पेन? ट्रेन में जा रही हो तो वो है कि नहीं है? और यही पूछते थे, एक ही चीज़। कुछ भी बोलो तो बेटा इधर ही मिलेगा सब चीज़ों का जवाब। पढ़ो, पढ़ती क्यों नहीं हो? बातें नहीं करो ज़्यादा, पढ़ो चलो जाओ। तो ये बहुत डिसिप्लिन थे, खुद भी बहुत डिसिप्लिन थे। पढ़ते ही रहते थे। मतलब छोटी से जी। छोटी, किसी ने अगर मैगज़ीन भेजी है तो छोटी जगह से भी निकल रही है ना, अगर डबरा से भी निकल रही है, कहीं किसी गाँव से भी, तो ज़रूर पढ़ेंगे। और किसी का फ़ोन आ गया तो उसे बोलेंगे, आप इतने बजे मुझे कल फ़ोन करना, मैं आपको बताऊँगा इसको पढ़ के। इवन जब उनका डायलिसिस चलता था। तो जी, जी। ये बहुत मेहनत की बात है जो हमने सिर्फ़ मेहनत ही करते देखा उनको। और अपने जीवन में भी 4 बेटियों के एक बेहद प्रोग्रेसिव पिता होने के बावजूद, ये मेरे अनुभव की चीज़ है जो मैं अपनी, अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है तो मैं उससे भी साझा करती हूँ कि भगवत रावत अलग थे ना, वो प्रोग्रेसिव थे, लेकिन समाज तो उनके लिए नहीं था अलग। तो बहुत सारी चीज़ों को व्यावहारिकता से उन्होंने बहुत बखूबी निभाया भी। अ, हम लोगों को कभी भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं सिखाई या कोई चीज़ नहीं की जिससे हमारे जीवन में पहले प्रेम ना आए। तो हमेशा प्रेम हमें पकड़ाया हाथ में हमेशा। जब मेरी शादी भी हो रही थी तो उन्होंने यही बोला था कि अपने दुनिया के सारे फेमिनिज़्म का बदला अपने पति से मत लेना। मतलब मज़ाक कर रहे थे। लेकिन ये था कि
बेटा घर तो प्रेम है और जीवन प्रेम है, प्रेम नहीं तो फिर तो आर पार है चीज, फिर तो कोई बात ही नहीं। तो ये हमको बाकायदा पता था कि बेहद सहज और सादगी भरे जीवन का पाठ ही पढ़ाया, और आज हम उसी लिए खड़े भी हो पा रहे हैं। तो बेटियों के बहनों की शादियां करने में, क्योंकि दादा ने तो बहुत पहले से रिटायरमेंट ले लिया था, तो पापा ने बुआओं की शादी की, चाचा की भी की, और अपने अपने साले सालियों की भी बहुत सारी चीज़ों में साथ निभाया। मतलब कोई लड़का देखने आ रहा है मौसियों का, तो तमाम कहानियां हैं। एक हमारी मौसी हमेशा कहती थी कि उन्हें कोई दूसरा लड़का पसंद आ गया था जो डॉक्टर था, और मौसी मेरी बहुत नाराज हो गई थी पापा से, क्योंकि मेरे पापा एक तरफ हो गए और सबने बोला हाँ हाँ कोई सवाल ही नहीं, तो इतना हैंडसम है, डॉक्टर है। अब तो इसी से बहुत हैंडसम डॉक्टर था, और पापा को परख थी लोगों की, और पापा एक तरफ हो गए और बोले कि नहीं, तुम इससे शादी नहीं करोगी, ये मनुष्य अच्छा नहीं है। तो हमारी मौसी बताती थी कि हम तो बहुत साल तक जीजा जी से इतने नाराज रहे, और जब हमारे दूसरे जो मौसा जी जिनसे उनकी शादी हुई, उनको एक बार में उन्होंने पसंद करा, और वो मौसा जी हमारे मतलब सबसे हंसोड़ घर के सबसे हंसमुख व्यक्ति कहलाते थे। और मौसी हमेशा याद करती थी कि देखो हमें जीजा जी के कारण हमें। तो ये तमाम ऐसी कहानियां हैं जो बाकायदा हम बड़े हुए हैं। और बेटियों को ब्याहने में भी मुझे बहुत दुख होता था कि जो एक इतने प्रगतिशील पिता रहे, पर आज वो भी उसी कटघरे पे आके खड़े हुए कई बार कि जहाँ एक लड़की के पिता को नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने जिस तरीके से चीज़ों को निभाह किया, और तो वो तो दोनों तरफ से ही, मतलब जब एक तरफ जब भैया की शादी होती है तो वो एक बेहद प्रगतिशील ससुर के रूप में खड़े होते हैं, और लड़के के पिता हैं ऐसा सामने वाले को नहीं लगना चाहिए, तो उसकी लड़ाई बाकायदा लड़ते हैं घर में कि नहीं मैं एक पैसा नहीं लूंगा उनसे, चाहे हम लोग जाएंगे तो सब जो मेरे रिश्तेदार जाएंगे उनकी एक टिकट का भी, बस का किराया भी मैं दूंगा। और वहीं पर जब लड़कियों की होती है तो तमाम उनसे ऐसे प्रश्न किए जाते हैं जिनका उत्तर उन्होंने इतनी खूबसूरती से दे करके अपने लड़कियों को एक उनका भरे पूरे जीवन की तरफ वो लेके गए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये उनकी कुछ एक कविताओं में भी एक जगह पर आता है, अगर वक्त है तो मैं एक सुना देती हूँ, अगर वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल सुनाए जी। हाँ, तो एक है हालांकि इसमें बहुत ज्यादा तो ऐसे उल्लेख नहीं है, लेकिन हाँ एक आप सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे सब कुछ खेल की तरह था, जैसे सब कुछ खेल की तरह था, कहीं मैदान था, कहीं पहाड़, कहीं समुद्र, कहीं जंगल, कहीं बर्फ, कहीं दलदल, कहीं रेत ही रेत। अब इन सबको मिलाकर एक घर बनाना था, और घर बनाना खेल नहीं था। मैं पहाड़ काटकर मैदान पर उतारता तो वो मैदान रह नहीं जाता, थोड़ा बहुत मैदान उठाकर ऊपर ले जाता तो वो पहाड़ हो जाता। नदी कोई नीचे उतर आने के बाद ऊपर जाने का नाम नहीं लेती। रहा समुद्र तो मुश्किल से खोज पाया था सतह, उसे ऊपर उठाकर अब तक का सारा किया धिया डुबो देना था। सूरज और चांद एक एक ही थे, उन्हें सभी जगह जाना था, सो किसी को भी रोक कर रखा नहीं जा सकता था। आखिर हवा पानी धूल मिट्टी रेत से दोस्ती हुई, तो आग पैदा हुई। इस तरह जीवन चला, फिर भटकते भटकते कहीं किसी पेड़ के नीचे छाया मिली। छाया से सुख, सुख से चैन मिला। छाया में सुख चैन का छोटा सा घर बनाने की इच्छा हुई, तो बिना बुलाए ऊपर से उतर कर दुखों के पहाड़ रास्ते में आ गए। आखिरकार उन्हीं के बीच रहने लगा। कभी कभी इन पहाड़ों के बीच दिख जाती बहती कोई नदी, तो लगता नदी के किनारे है मेरा घर। कभी कभी ऐसा भी होता कि एक तरफ सूरज और दूसरी तरफ चांद भी दिख जाता, तो तारे आसमान में अपने आप मुस्कुराने लगते। इस तरह कभी कभी बचपन में कागज पर उतारा घर यकायक थोड़ी देर के लिए जिंदा हो जाता। अब यहाँ तक कैसे आया, और इस बीच मेरी रातों की नींद, मेरे सुख और चैन का क्या हुआ, और कैसे कैसे कटा जीवन और बाकी सब, कब कब कैसे कैसे क्या क्या हुआ, इतना सब एक साथ तो बतलाया जा नहीं सकता। फिलहाल इतना ही कि सब कुछ खेल की तरह था, खेल नहीं था।
क्या बात है। सब कुछ खेल की तरह ही था, खेल नहीं था। जी, बिल्कुल। और एक और कविता अगर वक्त है तो उससे मैं अंत कर देती जी, हूँ। जी, बिल्कुल, स्वागत। पल पल के हिसाब वाले इन दिनों, पल पल के हिसाब वाले इन दिनों, ये अचरज की बात नहीं तो और क्या कि आपकी बेटी के ब्याह में आपके बचपन का कोई दोस्त अचानक आपकी बगल में आकर खड़ा हो जाए। ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई मतलब, ना कुछ लेना देना, ना चिट्ठी पत्री, ना कोई खबर, ना कोई सेठ, ना साहूकार, एक साधारण सा आदमी पाटता 30-35 से भी ज्यादा बरसों की दूरी, खोजता खोजता, पूछता पूछता घर मोहल्ला, वो भी अकेला नहीं, पत्नी को साथ लिए, सिर्फ दोस्त की बेटी के ब्याह में शामिल होने चला आया। मैंने तो बस यूं ही डाल दिया था निमंत्रण पत्र, याद रहे आए पते पर, जैसे एक रख आते हैं हम गणेश जी के भी पास। कहते हैं बस इतना सा करने से सब काम निर्विघ्न निपट जाते हैं। खड़े रहे हम दोनों थोड़ी देर तक, एक दूसरे का मुंह देखते देखते, एक दूसरे के चेहरे पर उगाई झुर्रियां रोकते रोकते अपने अपने अंदर की रुलाई। हम हंस पड़े, इस तरह गले मिले। मैं लिए लिए फिरता रहा उसे, मिलवाता एक एक से, बताता जैसे सबको, देखो ऐसा होता है बचपन का दोस्त। तभी किसी सयाने ने ले जाकर अलग एक कोने में कान में कहा मेरे, बहुत बस बहुत हो गया, ये क्या बचपना करते हो, रिश्तेदारों पर भी ध्यान दो, लड़की वाले हो, बारात लेकर नहीं जा रहे कहीं। फिर जरा फुसफुसाती आवाज में बोले, मंडप के नीचे लड़की का कोई मामा आया नहीं, जाओ मनाओ उन्हें, और वे तुम्हारे बहनोई तिवारी जी जाने किस बात पर मुंह फुलाए बैठे हैं। तब टूटा मेरा ध्यान और यकायक लगा, कैसी होती है 62 की उम्र, और कैसा होता है इस उम्र में तीसरी बेटी को ब्याहना। खा पीकर चले गए रिश्तेदार, मान मनौवल के बाद बड़े बूढ़े मानदान, ऊंचे घरों वाले चले गए अपनी अपनी घोड़ा गाड़ियों और तलवारों भालों की शान के साथ। बेटी को विदा कर रह गया अकेला मैं। चाहता था थोड़ी देर और रहना बिल्कुल अकेला। तभी दोस्त ने हाथ रखा कंधे पर और चुपचाप अपनी बीड़ी का बंडल बढ़ा दिया मेरी तरफ, और मेरे मुंह से निकलते निकलते रह गया, अरे तू कब आया। तो किस तरह से अपने इन अनुभवों के साथ भगवत जी अ, कविता की इस दुनिया में आते हैं, और वो तमाम बातें जो उन्होंने संवेदना जी ने कही कि वे बेहद प्रगतिशील रहें, और कितने भी प्रगतिशील रहें, समाज की जो रूढ़ियां हैं, समाज के जो रीति रिवाज हैं, वे उनको भी बांधते थे। उनसे डील करते हुए, ताने सहते हुए भागवत रावत जी न सिर्फ अपनी पुत्रियों के लिए बहुत कुछ कर गए, बल्कि संवेदना जी ही बतला रही थी किस तरह से वे अपनी बहनों के लिए भी काफी कुछ करते हैं। यह किस्सा भी संक्षेप में हम संवेदना जी से सुनते हैं, क्योंकि समय भी हो रहा है। तो यह किस्सा कि बतौर भाई बहनों के, पुत्रियों के पिता के रूप में हम कई किस्से जानते हैं, सुन रहे हैं इस एकाग्र में भी, और बहनों के भाई के रूप में भी भगवत रावत जी ने कई काम किए। जो बात कुछ देर पहले संवेदना जी कह रही थी कि उनके लिखे और जिए में फांक नहीं है, दरअसल ये घटनाएं उस ओर ही जा रही हैं। तो कुछ उसका भी एक दो घटनाएं बतलाएं संवेदना जी, एक दो वाक्य। जी जी। ऐसे तो बहुत है, मतलब समय खत्म हो जाएगा पर वो कहानियां खत्म नहीं होंगी, और मेरे पास मेरी शायद स्मृतियों में रहती भी हैं। तो उस तरह से पापा तो सबसे बड़े थे घर में, और उसके बाद हमारी एक बुआ थी, वो अभी ग्वालियर में हैं, काफ़ी वृद्ध हो गई हैं, बुजुर्ग हैं। उसके बाद हमारे चाचा थे जो बीना में रहे आजीवन, अभी भी हैं वहाँ पर, अब रिटायर हो गए, वो भी गार्ड रहे।
और इसलिए हमारे दादा अम्मा का जो बात का जीवन है वो बीना और मतलब भोपाल के बीच में रहता था उनका। एक जो बुआ थी जो अभी दिल्ली में रहती हैं और उन्हें ख़ास तौर पर बहुत रुचि थी, पढ़ने लिखने में अच्छी भी थीं, गाती बहुत अच्छा थीं। तो जब पापा ने देखा, हालाँकि पापा चाहते तो सभी भाई-बहनों को थे कि हमारे साथ आ जाओ भोपाल, इधर आके चीज़ें करो, पर सबने अपने-अपने चीज़ें चुनी, अपना-अपना सबका चुनाव था। जो बहनें थी ज़ाहिर है जो सबसे बड़ी बुआ थीं, पहले ज़माने में जैसा होता है दादा को उनके विवाह की चिंता रहती थी, तो उनकी शादी करी और वो पापा ने ही करी थी। बहुत छोटी उम्र से उन्होंने बहुत ज़िम्मेदारियाँ उठाई, क्योंकि दादा ने रिटायरमेंट बहुत जल्दी ले लिया था और घर में काफ़ी जो उस तरह से उतना संपन्न तो आर्थिक रूप से था ही नहीं कुछ भी। तो उनकी शादी हो गई थी और फिर जो एक बुआ हैं उनको वो अपने साथ लेकर के आए थे और बुआ बहुत अच्छा लिखती थीं, आज भी कभी-कभी लिखती हैं, गाती बहुत अच्छा थीं। तो हमारे यहाँ मतलब उन्होंने अब हमारे पास ही रहीं, मैं तो तब पैदा ही नहीं हुई थी। बड़ी वाली दीदियों की तो स्मृति है, प्रज्ञा दीदी की, उनके लिए तो वो बड़ी बहन की तरह हैं आज भी, बड़ी जो हमारी बुआ हैं एक। तो उस तरह से उन्होंने उनको लाया और फिर जब हमारे पास थीं तो हमारे कॉलेज में पापा हिंदी के प्रोफ़ेसर थे, तो हमारे फूफा जी जिनसे उनकी शादी हुई वो इंग्लिश के प्रोफ़ेसर थे, तो इस तरह से उनकी शादी भी हुई और बुआ हमारी गाती थीं, तो मेरी स्मृतियों में है कि जब भी जन्माष्टमी या कुछ होती थी तो पहले बुआ भोपाल में ही रहती थीं, फिर बाद में वो लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए, तो हर जन्माष्टमी पर भले ही पापा पूजा-पाठ ना करें, कुछ नहीं, पर इंतज़ार करते रहते थे कि सबका हो गया, तो फिर बोलते थे चलो अच्छा ढोलक लाओ और ढोलक बजाते थे और मम्मी से बोलते थे कि गाओ। हमारी बुआ जिनको घर में अन्ना बोलते थे, वैसे नाम उनका अरुणा था, तो बोलते अन्ना तुम भी गाओ और प्रज्ञा दीदी से भी, क्योंकि ये तीनों गाती थीं और हम लोग फिर तीनों बहनें डांस करते थे। तो ये भी एक चीज़ है और जब छोटे थे पापा बहुत, तो अम्मा जो हम सुनते हैं काफ़ी ज़्यादा बीमार रही थी, काफ़ी 2 साल शायद, वो उनको कुछ क्या हुई थी तकलीफ़ ये तो नहीं मालूम, लेकिन बेड रिडन थी लिटरली। तो वो 2 साल की स्मृतियों में है हमारी बुआओं के सबके कि घर में कोई था ही नहीं काम करने वाला, तो पापा छोटे थे और बहुत दूर पता नहीं कितने मील वो पैदल चल के स्कूल जाते थे झांसी में। तो वो पापा बताते हैं कि मैं चूल्हे पे दाल चढ़ा के जाता था और अपनी दोनों छोटी बहनों की चोटी करके जाता था और उनको स्कूल की तैयार के, और खुद भी कोई बहुत बड़े नहीं थे मेरे ख्याल से 5वीं-8वीं में होंगे और छोटी-छोटी बहनों की चोटी करते थे और चूल्हा की लकड़ी और ये सब कुएँ से पानी खींच के रख के जाते थे अम्मा के लिए, फिर आके रोटी बनाते थे। तो ये कहानियाँ हमने बाकायदा सुनी हैं, वैसे तो बहुत कहानियाँ हैं, पापा तीसरी में पढ़ते होंगे तो वो कहानी सुन के मुझे बहुत रोना-सा भी आता है कि हमारे दादा थोड़े कड़क थे, मतलब स्वभाव में बहुत डिसिप्लिनेरियन थे, अनुशासन वाले व्यक्ति थे। तो एक बार शायद पापा की उँगली में लग गई होगी, तीसरे में पढ़ते थे, तो कुएँ से पानी खींचा तो उनके हाथ पे वो जो होता है गुंड होती है बड़ी, पीतल, वो उनके हाथ पे आ गई। तो बिल्कुल ऐसे जैसे बोलते हैं ना, उँगली बहुत बुरी तरह से उनको चोट लग गई। तो रोते-रोते दादा के पास गए तो दादा ने बोला अच्छा ठीक है, जाओ वो डॉक्टर, वहाँ पे जर्मन डॉक्टर्स होते थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से क्या होता था, काफ़ी नर्सेज़ जर्मनी और उधर से आके वहाँ झांसी में रहा करती थी। तो वहाँ पे आर्मी का हॉस्पिटल था। तो दादा ने बोला जाओ तुम वहाँ दिखा दो। तो पापा बताते हैं वो दादा ने तो ऐसे बोला कि हाँ चले जाओ, पर वो कितनी दूर था, मतलब कम से कम कुछ नहीं तो 5-6 किलोमीटर दूर था। और वो गए वहाँ पे और जब पापा की पट्टी-वट्टी की तो पापा या असल में वो इसलिए बात निकली थी, वो ये कहानी शायद पापा ने मुझे इसलिए बताई, क्योंकि इस पे ही शायद बात हो रही थी कि आपको प्यार, प्रेम जहाँ से मिलता है, जो लोग अच्छा आपने किसी ने आपके साथ बर्ताव किया, तो एक बच्चा कैसे याद रख लेता है उन चीज़ों को। बड़े लोग नहीं सोचते, हम ऐसे बातों-बातों में बच्चों से कुछ भी बोल देते हैं, कर देते हैं, लेकिन एक बच्चे की स्मृतियों में उसके पूरे चरित्र का कई बार निर्माण करने में वो चीज़ काम करती है। तो पापा हमेशा याद करते हैं कि वो मुझे जर्मन नर्स इतनी प्यारी याद रहती है कि उसने मुझे ऐसे गालों पे हाथ रख के पूछा, "अरे! यू आर सो स्वीट बॉय, तो कौन है तुम्हारे साथ में?" तो पापा ने बोला नोबडी। तो ओह यू केम अलोन और उसने बहुत प्यार किया। तो ऐसी बहुत सारी यादें हैं और मुझे लगता है कि इसीलिए शायद इतने स्वावलंबी थे। दादा
अगर अगर हमारे पापा किसी दिन सुंदरकांड का पाठ किए बिना सो जाते थे, तो झांसी की दिसंबर की ठंड में अम्मा हमारी बहुत ज्यादा अपने पतिव्रत धर्म को करने वाली महिला थी, तो वो झूठ भी नहीं बोलती थी अपने पति से। और वो रात को दादा आते थे रेलवे से, ट्रेन से, तो बोल देती थी कि आज भगवत ने सुंदरकांड नहीं किया है। तो वो घड़े के पानी से रात को, आधी रात को नहलवाते थे पापा को, और पूरी रात सुंदरकांड करवाते थे। तो ये भी कहानियां हैं। और जब वो पापा वो कहानी बताते थे तो हमको पता पड़ता था कि दादा कितने अनुशासन वाले। लेकिन उनके बीच में हम लोगों के सामने फिर हमने वो चीजों का उस तरह से नहीं, जाहिर बात है पापा ज्यादा करीब माँ के थे ही, और जाहिर बात है बहुत कुछ देखते रहे होंगे, पुराने जमाने के जैसे पिता होते थे। लेकिन पापा की बहुत बड़ी अच्छाई खूबी ये थी कि उन्होंने दादा की भी बहुत अच्छी कहानियां हमको बताई हैं, जो अब तो वक्त ही नहीं है। पार्टीशन के वक्त की भी कहानी है जो उन्होंने लिखी भी है, कि दादा के एक मुसलमान दोस्त थे जो कि पार्टीशन के वक्त जिन्होंने तय कर लिया था कि मैं चला जाऊंगा, तो वो बाकायदा वो पूरा एपिसोड पापा सुनाते हैं कि इतनी ज्यादा प्रगाढ़ दोस्ती थी कि दादा नाराज हो गए थे और उन्होंने इतनी गालियां दी और अपने घर में उनको बंद करके चले गए थे कि तू कदम रख बाहर, में देखता हूँ तुम कैसे जाते हो। तो दादा हमारे भले ही अनुशासन वाले थे, सब कुछ थे, और बहुत ज्यादा मतलब एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा एक व्यक्ति जैसा होता है, जैसा पुरुष, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर भी मनुष्यता के प्रति मतलब वो पलड़ा भारी रहा शुरू से। तो वो सरजमी पे उसमें शायद वो पापा कहते हैं कि वो आया ही होगा। पर यही अच्छी बात है और बहुत बड़ी खूबी है कि वो इवॉल्व हुए, वो उन चीज़ों को और आगे लेकर के गए। तो इस तरह से तो बहुत सारे किस्से हैं और बहुत सारी चीज़ें मेरी स्मृतियों में। तो जी बिल्कुल। और अब हम लोग कार्यक्रम के उत्तरार्ध में हैं। कुछ एक चित्र जो हमें मित्रों संवेदना जी से प्राप्त हुए हैं, जिसमें संवेदना जी छोटी हैं और बाद में कुछ बड़ी भी हैं, तो उन कुछ एक चित्रों को देखते हैं और उस बहाने भी कुछ और प्रसंगों को जानते समझते हैं। मैं उन्हें एक एक करके यहाँ रखता हूँ। जी संवेदना जी। इस चित्र की कुछ जो कथा है और कौन कौन लोग हैं थोड़ा बतलाएं। अच्छा जी जी, इसमें तो जाहिर है 5 बच्चों में सबसे छोटी मैं हूँ प्रज्ञा दीदी की गोद में। जो गोद में लड़की है वो मैं हूँ, मैं 3 वर्ष की हूँ इसमें। और ये दार्जिलिंग की है। हम लोग पापा रीजनल कॉलेज में सेंट्रल गवर्नमेंट से जो एलटीसी मिलता है, उसी से हम लोग साल में एक बार घूमने जा सकते थे, जाहिर बात है। तो उसमें हम दार्जिलिंग घूमने गए थे, जिसमें 1-2 परिवार हमारे रीजनल कॉलेज के और थे। तो वो तो फोटो यहाँ पर नहीं है। सबसे बड़े भैया हैं, प्रज्ञा दीदी हैं, अनुपमा दीदी हैं, श्रुति दीदी हैं नीचे, मम्मी हैं, पापा हैं, और मैं गोद में हूँ। तो मैं 3 साल की हूँ। तो हालांकि इसकी भी मुझे बहुत छोटी थी, पर कुछ कुछ स्मृतियां हैं। और मुझे इसी ट्रिप में हम सिक्किम भी गए थे। तो सिक्किम में की पापा की एक वो कालिम्पोंग की एक बीच बाजार में वो टोपी लगाए हुए इनकी फोटो है, पूरा बाजार हंस रहा है। पहले तो उस तरह से चीजें होती थी, इंटरनेट का भी जमाना नहीं था और कुछ नहीं। तो पापा ने वो पहनी बड़े शौक से और खड़े हो गए थे। तो वहां के लोग खूब जोर से हंस पड़े थे और वो फोटो है। और वहां का भी शायद एक किस्सा है जो भैया वगैरह बताते हैं कि हम लोग के बारे में पापा के लिए ये एक जोक चलता था कि हे भगवान ऐसी किसी जगह ले चलो जहाँ पापा का कोई स्टूडेंट ना मिले, क्योंकि हर जगह पापा के स्टूडेंट मिल जाते थे। पहले रीजनल कॉलेज में हर जगह से बच्चे आते थे। तो हम लोग जब वहां थे शायद सिक्किम में या कहीं पर, और यही बात हुई और पीछे से आवाज आई, अरे भगवत सर, रावत सर। और हम लोग ने बोला अरे यहाँ पे भी पापा का स्टूडेंट है। तो पापा के स्टूडेंट तो न जाने कहाँ कहाँ थे, क्योंकि पहले ये सिक्किम नॉर्थ ईस्ट से भी आते थे भोपाल में। शायद भोपाल पास पड़ता था, जो भी उसके रीजन में आता था, क्या था। तो ये तमाम कहानियां हैं ऐसी। जी बिल्कुल। और संभवतः यह चित्र 1971 का है, 1971 हाँ, का है। ऐसे ही कुछ। मैं 3 साल नहीं, 71 नहीं है, मैं 3 साल की हूँ, मेरा तो 74 का जन्म है। तो 75 हाँ सॉरी 77 सॉरी के आस 77 77 सेवन का 77 का होगा। सेवेंटी जी जी। सेवन का।
जी, जी, जी जी, जी, 77। 77 के आसपास का यह चित्र है, बिल्कुल। जी, जी। और यह देखिए जी, एक और चित्र। ये भी मैं हूँ। मैं इसमें गुस्सा हूँ किसी बात पे, जैसी मैं रहती थी पापा-मम्मी के साथ। तो असल में उन्होंने शायद क्या किया था, पहले पापा-मम्मी ने अकेले फ़ोटो खिंचवा ली थी, तो मैं बहुत नाराज़ हो गई थी, तो फिर मैं गुस्से में खड़ी हुई हूँ इसलिए इसमें। ये इसीलिए इसमें मैं आप मेरा कितने मुँह भी इसमें आप इसमें ये आप वही कितने साल की दार्जिलिंग हैं? की है, 3 साल की, अच्छा, उसी अच्छा। उसी समय की जी, है, जी। दार्जिलिंग की है। 3 साल की 77 हूँ। की। जी, 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 जी। जी। आगे कुछ और उन्होंने चित्रों को देखते हैं। जी। हाँ, इसे देखें। ये 5वीं की है मेरी, 1984-85 की है। दिवाली के दिन की है। ये MIG जवाहर चौक वाले घर की है। और मैं 5वीं में पढ़ती थी तो। वाह! आगे बढ़ते हैं। जी। हाँ, ये हमारे आराधना नगर जो पापा ने जो घर बनाया, तो हम बस शिफ्ट हुए थे उसमें, क्योंकि हम लोग बड़े तो MIG में हुए, जो अलॉटेड था पापा को कॉलेज की तरफ से, अपार्टमेंट्स थे। तो हम लोग मैं KG 2 से 12वीं तक वहीं रही। लेकिन मैं बस 12वीं में ही थी, आई थी, और हम इस अपने घर में जो जवाहर चौक से थोड़ी दूरी पर था आराधना नगर में। तो ये आराधना नगर कॉलोनी भी पापा ने ही बसाई थी। पापा ने पूरी मेहनत की थी कि टीचर्स के लिए कॉलोनी होनी चाहिए, उसके लिए जा करके धूप में प्लॉट्स कटवाए थे और उनको सब्सिडाइज्ड उस पे लिया था, और इसीलिए आज भी ये कॉलोनी है। इसमें पीछे हम लोगों का घर तो रोड पर है, तो हमारे कॉलेज और स्कूल के प्रोफेसर्स का घर है। तो ये पापा ने बहुत मेहनत की थी शंकर दयाल शर्मा और उनके पास जा करके, तो इसलिए प्रेसिडेंट इस सोसाइटी के पापा ही थे। तो हम लोग जस्ट शिफ्ट हुए थे, और ये 1900 इनकान मतलब 1991 की है। तो जी। हम लोग शिफ्ट हुए तो, और पहली दिवाली पड़ी थी। मम्मी थी नहीं, मम्मी अमेरिका में भैया के पास थी। हमारी भतीजी हुई थी, तो और ये तब की है ये फोटोग्राफ। हाँ। जी। और कुछ एक चित्र देख लें। जी। जी, दिवाली की है 1996, 1996। तो इसमें अब मम्मी के बगल में जो है वो हमारे स्वर्गीय जिया जी हैं, सलील जिया जी। और बाकी दूसरे जिया जी हैं, एक पीछे प्रज्ञा दीदी हैं, अनुपमा दीदी, भैया, दीदी, श्रुति दीदी, और दोनों नवाज़ है पापा के, प्रज्ञा दीदी के दोनों बेटे, टिनटिन, मल्हार और गुलाल। तो और जीजा जी नहीं रहे 2002 में, जिसका पापा बहुत बड़ा एक लॉस था। मतलब पापा जी। को अत्यधिक प्रगाढ़ प्रेम पापा का सलील जिया जी से था, और जिया जी भी उतना ही ज़्यादा पापा को मानते थे और प्रेम करते थे। वो उस चीज़ ने उनको बहुत तोड़ दिया था, बहुत ज़्यादा। तो ये जी। 1996 की है, और 2002 में जिया जी नहीं रहे थे। ओहो! जी। कुछ और चित्रों की ओर एक आध, मुझे लगता है आखिरी चित्र यही है। जी। आज के कार्यक्रम ये MIG जवाहर चौक की है, जो हमारा अपार्टमेंट था। इसमें मैं 10th में हूँ, और 1990 की, 1990। और घर का जो सबसे बड़ा बच्चा है मल्हार, टिनटिन उर्फ टिनटिन, वही है बस गोद में क्योंकि और तो बच्चे हुए ही नहीं थे तब। और मम्मी है, पापा हैं, बीच में अनुपमा दीदी हैं, प्रज्ञा दीदी हैं। भैया इस वक्त अमेरिका में थे, तो वो उस फोटो में नहीं है। तो तब की होली होली की है, सॉरी। हाँ, 1990 मेरा 10th बोर्ड हुआ था, चल रहा था तब की है। जी। तो बहुत ही अच्छी चर्चा रही जी, संवेदना जी। जी, बहुत तरह के अनुभव जो हैं आपके अपने शुरुआती दिनों की स्मृतियां जो हैं, स्मृतियां जो आज कहें तो वे अनुभव का रूप ले चुकी हैं, वे सब आपने साझा किए। कैसे एक साहित्यिक वातावरण के बीच आप पली बढ़ी, और वहाँ एक प्रगतिशील, एक कम्युनिस्ट लेखक कैसे अपने घर की आस्तिकता को भी कहीं न कहीं उसके विरोध में कम से कम खड़ा नहीं है, और कई बार अपनी आस्तिक पत्नी की फरमाइशों को भी उतने ही चाव से पूरा कर रहा है, या मौके बेमौके उसमें शामिल भी हो रहा है। तो ये जो जीवन के अपने उत्सव हैं, और यह जो अलग-अलग
पृष्ठभूमि को याद करने की जो सलाहियत है, अलग अलग पृष्ठभूमियों में वे रहे, झांसी में और भोपाल में, मैसूर में, कई जगहों पर वे उनका जाना आना हुआ, तो उन सब अनुभवों को वे लिखते रहे। स्वयं भागवत रावत जी अपने इंटरव्यू में मैथिली शरण गुप्त को याद करते हैं, निराला से कितने वे प्रभावित रहे हैं इसकी बात करते हैं, जयशंकर प्रसाद को शुरुआत में वे कैसे पसंद करते रहे इसकी बात करते हैं। तो लगातार इन अनुभवों के साथ वे न सिर्फ जीते रहे बल्कि उन्हें दर्ज भी करते रहे। चलते चलते कोई एक और कविता आप सुना दे उनकी, संवेदना जी, जी और जरूर। कुछ पंक्तियां मैं भी सुनाऊंगा, पहले आप। वह कविता जो आपको पसंद हो। मुझे तो अमूमन उनकी सभी कविताएं बहुत जी ज्यादा जी, पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं संवेदना जी की जो यह शक्ति है कहानी कहने की, स्टोरी टेलर का जो उनका अपना एक स्वभाव है, तो उसका भी यह असर है, उसका भी यह एक उदाहरण है कि 1.5 घंटे होने को आए और हमें पता नहीं चला कि कब यह 1.5 घंटा जी हो गया। जी जी संवेदना जी। जी मैं उनकी जो किताब, उनकी पहली किताब थी समुद्र के बारे में, उसी उसी शीर्षक की कविता मैं आपको पढ़ती हूँ। और ये हम सभी भाई बहनों, हमारे घर में, हमारे घर के बच्चों, हम सभी को उनकी ये कविता बहुत पसंद है। जो उनका नवासा है सबसे बड़ा, टिनटिन मल्हार, उसने फिल्म भी, जो अपनी एक डिप्लोमा फिल्म बनाई एनआईडी में, वो अपने नाना की कविताओं पर ही बनाई है। समुद्र के बारे में उसका नाम है, उसकी कविता का, उसके फिल्म का, जो शॉर्ट फिल्म उसने डिप्लोमा फिल्म बनाई है। समुद्र के, क्या वह फिल्म यूट्यूब पर उपलब्ध है? हाँ हाँ, यू अब है शायद, जी हाँ बिल्कुल है। हमें लिंक भेजिएगा, हाँ है मैं ना? भेजती जी हूँ, जी जी हाँ। जी, सुनाएं। समुद्र के बारे में। आंख खुली तो खुद को समुद्र के किनारे पाया। इसके पहले मैंने उसे पढ़ा था किताबों में। आंखों में फैले आसमान की तरह वो फैला था, आकर्षक, अनंत। मैं उसमें कूद पड़ा, खूबसूरत चुनौती के उत्तर सा। पर वो जादुई पानी की तरह सिमटने लगा। देखते देखते दिखने लगी तल की मिट्टी। दरकते दरकते वो मुर्दा चेहरों में तब्दील हो गई। उन चेहरों में एक चेहरा मेरा था। मैं भागते भागते किताबों के पास गया। उनके उत्तर के पृष्ठ गलकर गिर चुके थे, और स्कूलों में समुद्र के बारे में वही पढ़ाया जा रहा था जो कभी मैंने पढ़ा था। क्या बात, बहुत खूब संवेदना जी, और शुक्रिया इन जी, कविताओं के धन्यवाद। पाठ के लिए। जी जी शुक्रिया इन कविताओं के पाठ के लिए। और जब समुद्र की चर्चा हुई तो थोड़ी सी चर्चा नदी की भी हो जाए, बेतवा की भी हो जाए। तो उसकी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ता हूं। बेतवा पर, क्या लंबी कविता है वो, तो मैं जी पूरी नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन बाद की कुछ जो पंक्तियां हैं उसको यहाँ पढ़ता हूं। उससे भी कवि का इस नदी के साथ कितना गहरा रिश्ता है इसे हम समझ सकते हैं। एक तरह से वो नदी पूरी दुनिया है, बेतवा पूरी दुनिया है भागवत रावत जी के लिए, और उनकी उनकी ही आखिरी नहीं। इच्छा भी यही थी, उनकी उनकी जो उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि मेरी अ, अस्थियों को वहीं पर विसर्जित करना, तो वही जी किया जी है। जी वो जी अपने आप को बेतवा तो का पुत्र ही मानते थे। हाँ हाँ बिल्कुल, वह भाव भी यहाँ है। जी जी तो मैं इसको पढ़ता हूँ।
बेतवा के जल का बाद से पढ़ रहा हूं, शुरू से नहीं। बेतवा के जल का स्पर्श करते ही पहुंच जाता हूं पुरखों के पास। पूरे शरीर में समा जाती है उनकी गंध, मिल जाता है उनके हाथों का स्पर्श। जिन्हें कभी देखा नहीं, पिता के पिता के पिता के नाम भर याद हैं, वे भी नहाते होंगे इसी समय, यहीं कहीं इन्हीं चट्टानों के बीच। यहीं कहीं बीन कर कंडे बनाते होंगे गाकड़े, गाते हुए राम राजा की कीर्ति के गीत। और खा पीकर यहीं किसी पेड़ के नीचे दोपहर बिलमाते होंगे। और देखिए वहां के शब्द कैसे आ रहे हैं। यहीं कहीं किसी पेड़ के नीचे दोपहर बिलमाते होंगे, खड़ी होंगी उनकी बैलगाड़ियां उस पार कहीं, जो झुटपुटा होते चांदनी रात में चल देंगी गांवों की ओर। नदी की धार में डूबकर पुरखों को किया प्रणाम, और मन ही मन कहा बेतवा से कि माता, एक बार और एक बार शरण देना अपनी गोद में। तुम ही हो जननी, तुम ही हो जीवन दायिनी। तुमने ही पहुंचाया अपने उद्गम के पास तक। शहर भोपाल में सब सुख दिया, लेकिन मैं भोजपुर और विदिशा के तुम्हारे जल में उतर नहीं सका। तुम तो वहां मालवा के पठार में बहती वेत्रवती हो, कुसुम कमनीय अटखेली करती सी। वहां की श्यामल उर्वरा माटी की सोंधी गंध, और मीलों फैले गेहूं के खेतों की समृद्धि से निकलकर तुमने ककरीले पथरीले जीवन को कैसे चुना। तुम न होती तो कौन पहचानता चट्टानी वक्ष के भीतर धड़कता हृदय। कौन पहचानता ऊंची आवाज में बोलने वाले खाली पेटों की स्वाभिमानी जिजीविषा। तुमने ही सिखाया कि जीवन के बीहड़ में किस ठसक से बहा जाता है। तुमने ही सिखाया कि जीवन के बीहड़ में किस ठसक से बहा जाता है। इसीलिए कहता हूं कि माता, तुम यही हो मेरे लिए, यही हो तुम माता। एक बार और एक बार शरण देना अपनी गोद में। यही कहकर लौटा था बेतवा से, और सोचा नहीं था कि बचपन के मोहल्ले से गुजरते हुए मिल जाएगी बहती हुई एक और सलीला। देने आशीष न जाने कब से टिकी होगी दरवाजे की चौखट पर। दे आया हूं दोनों को भोपाल में अपने घर का पता और टेलीफोन नंबर। जीवन भर की भाग दौड़ के बाद जो कुछ मुझे इस संसार से मिला, जीवन भर की भाग दौड़ के बाद जो कुछ मुझे इस संसार से मिला। तो कैसे इस कविता में कितनी परतें एक एक करके आती चली जाती है। मैंने तो बाद की पंक्तियां पढ़ी तो बहुत ही अच्छा एक मैं संयोग कहता हूं आपके इस आने को, और इन तमाम बातों को आपने साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया संवेदना जी हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आपका भी बहुत जी। धन्यवाद। मित्रों, भागवत रावत जी पर यह एकाग्र जारी है। अगली कड़ी में हम फिर मिलते हैं, उनके किसी और पक्ष पर बातचीत करते हैं। हमसे जुड़े रहें। जनसुलभ पुस्तकालय कहन कोश पर इन दिनों भागवत रावत जी पर एकाग्र का आयोजन किया जा रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।